Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. क्या आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं क्या? जल्दी से बता दीजिए. हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताइए. यस यस यस. अलग एनर्जी, अलग उत्साह. क्योंकि नया होने जाने स्टार्ट होने वाला है नया अध्याय जिसका नाम है वेक्टर्स. वेक्टर्स एंड 3D एक अपने आप में पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स है. जैसे अब तक हम पढ़ रहे थे कैलकुलस, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स. वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो रह गई हैं. ठीक है. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन. इसके बाद में हमारे पास बचेगा प्रोबेबिलिटी. सर सिर्फ प्रोबेबिलिटी बचेगा, आप शायद कुछ भूल रहे हैं. मैंने कहा ऐसा नहीं है, एक बार सभी इकट्ठे हो जाओ फिर बताते हैं. यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश. हाँ, कैलकुलस फिनिश्ड बेटा, कैलकुलस फिनिश्ड. रिबन काटने वाला दिन है, बिल्कुल सही. लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन समारोह है आज, सभी को लड्डू मिलेंगे नए चैप्टर शुरू होने की खुशी में. तो व्हाट इज टुडेज गोल? आज का गोल क्या है जल्दी से बोलते हैं, जरा देखना. ये जो पहले वाली चीज है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की बची हुई है, वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद में हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे. बेसिक ऑफ वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे. हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन लेंगे कि वेक्टर्स होता क्या है, कैसे हम उसको बनाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, वो हम करने वाले हैं. और जब मैं ऐसे बोलता हूं तो बहुत सारे बच्चों का ध्यान लीनियर प्रोग्रामिंग नाम के चैप्टर पे जाता है. ठीक है, तो देख लो भैया. रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग विल बी प्रोवाइडेड सून. आपको बहुत जल्द रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग पर. सर रिकॉर्डेड क्यों, लाइव क्यों नहीं? मैंने कहा यार दिस इज ओनली फॉर बोर्ड्स. इसमें जेई वाले सवाल नहीं पूछते हैं. दिस इज ओनली फॉर बोर्ड्स. सिर्फ क्लास 12th के बोर्ड्स के लिए, इसलिए हम इसको रिकॉर्डेड ले सकते हैं. छोटा सा ही पोर्शन है, फटाफट इसमें एक लेक्चर में काम हमारा हो जाएगा. समझे कि नहीं समझे? है ना? हाँ, एक लेक्चर लीनियर प्रोग्रामिंग का, एक लेक्चर बोर्ड्स का है. उसके बाद में आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा, आप जाकर देखिए. यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? बहुत सही. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. हाँ, इजी है, एकदम इजी है. 3D इसके अगला स्टार्ट, अगला चैप्टर है 3D. वेक्टर आएगा, फिर 3D आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी आएगा, और फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर 11th का रिवीजन शुरू होगा. यस और नो? 3D ज्योमेट्री अगला लेक्चर है. हैंडबुक? कौन सी हैंडबुक? कोई नई हैंडबुक डली है ऐप पर? आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है. ठीक है, एक बार देख लूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. हाँ जी. क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं आज की कहानी? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो आपकी जो सिलेबस की चिंताएं हैं वो शायद धीरे धीरे अब खत्म होने लगी है. आप फोकस करें जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर. समझ में आया? तो लास्ट क्लास में अगर मैं बात करूं तो हम मेजरली कौन सी चीजें पढ़ रहे थे? सर हम स्टोरी प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोरी प्रॉब्लम में क्या होता है सर? जिसमें हमें थ्योरी दी होती है. ठीक है, उस थ्योरी से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं. समझ में आया? फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम सॉल्व करके आगे पहुंचते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशंस को फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, और फिर हम अपना आंसर बताते हैं. क्या यही होता है क्या? है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में देखे थे. एक वो ब्राइन सॉल्यूशन वाला देखा था, है ना? फिर एक हमने वो पैराबोला वाला देखा था. तो उसमें क्या है, हमें थ्योरेटिकली प्रॉपर्टी ऑफ द कर्व बताई जाती है, जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करके पूरी प्रोसेस की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के रख देते हैं. यस और नो? हाँ, बिल्कुल सही. आज अब बहुत सारे आ जाएंगे, वो आधे घंटे 15 मिनट में मैसेज करते रहेंगे, बोले सर स्टार्ट वेक्टर्स, स्टार्ट वेक्टर्स. बेटा बिल्कुल सही, वेक्टर्स मैं अपने मन से स्टार्ट करूंगा, तेरे लिखने से कुछ नहीं होगा. बिलीव मी, तो ना ही लिख. यस, आ जाइए. है ना? बिल्कुल सही, आ जाइए. मैंने ये वाला सवाल भी आपको दिया था और ये वाला सवाल भी होमवर्क के लिए दिया था. जल्दी से आ जाओ. रिजर्वायर वाला क्वेश्चन है. आईआईटी जेई 1997 में जब सब्जेक्टिव होती थी तब 7 मार्क का ये सवाल आया था. आया ना?
तब ये 7 मार्क का क्वेश्चन आया था, पढ़ लीजिए प्लीज। तब ये 7 मार्क का क्वेश्चन आया था, पढ़ लीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया। नहीं बना, वेरी गुड। अब मैं बताता हूं। A and B are two separate reservoirs of water. Capacity of the reservoir A is double the capacity of reservoir B. बिल्कुल सही सर। एक काम करते हैं, ये एक रिजर्वायर A है, मतलब जिसमें पानी रखा जा रहा है, और ये रिजर्वायर B है। और सर इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो इसकी कैपेसिटी A की दुगनी है इससे। तो मतलब मान लेते हैं इसकी अगर वॉल्यूम X है तो इसकी वॉल्यूम जो है वो 2X है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल सही। Both the reservoirs are filled completely with waters. Their inlets are closed and then the water is released simultaneously. ठीक है, इनमें क्या है, कंप्लीटली पानी से ये भरे हुए थे। सुनता जाना सामने देखकर, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। कोई दिक्कत है किसी को? तो इसकी जो वॉल्यूम है वो है 2x लीटर्स, और इसकी जो वॉल्यूम है कंप्लीट दैट इज x लीटर। इनिशियली ये दोनों पूरे पूरे भरे हुए थे। यस और नो? सामने देखना। ठीक है, यहां तक हो गया। नाउ द वाटर इज रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम बोथ द रिजर्वायर्स। इनमें से हमने क्या किया, पानी रिलीज करना स्टार्ट किया एक साथ। ठीक है, ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया। हाँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ ईच रिजर्वायर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर एट दैट टाइम। जो इसकी बाहर पानी निकलने की फ्लो रेट है, लीटर्स पर मिनट आप बोल सकते हो, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? जितना अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा, जितना अमाउंट उसके अंदर जो है प्रेजेंट होगा उसके प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा ठीक है भाई। 1 hour later या 1 hour after the water is released, the quantity of the water in the reservoir A is 3/2 times the quantity of the water in reservoir B. बिल्कुल सही, 3/2 times है ना, ये 1/2 times मतलब 3/2 times है। ठीक है, after how many hours do both the reservoirs have the same quantity of water? देखो, जिसमें पानी ज्यादा है तो उसमें से निकलेगा भी ज्यादा, क्योंकि आउटफ्लो की जो रेट है वो उसमें प्रेजेंट पानी के प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली सर इसकी रेट ज्यादा होगी पानी निकलने की, इसकी रेट कम होगी। तो हम इसको रिजर्वायर वाइज बांट के इसको हम स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी। ठीक है, आया ना? अच्छा, एक काम करते हैं, इसकी वॉल्यूम जो है ना, इसकी वॉल्यूम जो है हम मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम जिसको आप बोलोगे, इसकी इनिशियल वॉल्यूम है 2v और इसकी वॉल्यूम है v। ठीक है, इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हुआ। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम एट x, समझ में? एट टाइम t, ध्यान सुनना, एट टाइम t। टाइम t के बाद में क्या हुआ? t बराबर 0 पे आपने पानी निकालना शुरू किया। अब एट टाइम t क्या है? मान लेते हैं इसमें x वॉल्यूम है। इसमें हमारे पास कितना पानी बचा है रिजर्वायर A में और रिजर्वायर B में? सर मान लेते हैं इसमें हमारे पास बचा है x लीटर्स, और इसमें हमारे पास बचा है सर रिजर्वायर B में y लीटर्स। ठीक है जी, और पानी अभी भी निकल रहा है, एट टाइम t पे हम आ चुके हैं। तो वापस आउटफ्लो की रेट, अच्छा रेट कैसे लिखोगे सर? दैट इज dx अपॉन dt। पानी के टाइम के साथ बाहर निकलने की रेट या पानी के कम होने की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। जितना इसमें उस टाइम पे वाटर प्रेजेंट है, ये वही पॉपुलेशन वाला सवाल है। पॉपुलेशन वाला सवाल है, बस दो को मिक्स कर दिया। क्या है उसमें? पॉपुलेशन वाला सवाल ही तो है। उसमें ये था ना, पॉपुलेशन वाला सवाल किया था कि एक कंपनी की एक कंट्री की इनिशियल पॉपुलेशन ये है, एट टाइम टी पर उसके बढ़ने की, उसकी पॉपुलेशन बढ़ने की रेट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? उस टाइम पे प्रेजेंट उसकी पॉपुलेशन। सेम आउटफ्लो रेट जो है यहां पर प्रेजेंट वाटर के प्रोपोर्शनल है, तो x पे। और यहां आप बोल सकते हो सर dy अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। बहुत बढ़िया। तो ये अपने आप में एक दो छोटी छोटी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी, इनको सॉल्व कर लेंगे। सर क्या दिक्कत है? ले भैया, यहां से आप बोल सकते हो कि सर dx अपॉन dt जो है वो हमारे पास आ जाएगा kx या k1x आप बोल दीजिए। यहां पर आप बोल सकते हो dy अपॉन dt जो है वो आ जाएगा सर k2y। आए ना? अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इनको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। एक कंडीशन और दे रखी है आफ्टर 1 hour। बहुत बढ़िया। तो चलिए सर dx अपॉन dt अगर आपके पास k1x के बराबर है, कितने लोगों को यह सवाल एकदम आसान लग रहा है?
सर ऑब्वियसली इसमें क्या है, कुछ है थोड़ी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं, ध्यान सुनना प्लीज, तो ये आ जाएगा सर ln x बराबर k1t प्लस c1, है ना। यहां से आप x की वैल्यू बोल सकते हो e की पावर k1t प्लस c1, है ना। और सिमिलरली शब्द का प्रयोग करते हुए, सिमिलरली जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सामने देखना बेटा, तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा y बराबर e की पावर k2y, सॉरी k2t प्लस c2, है ना। क्या ये एकदम बात क्लियर है क्या? यहां पे आ जाओ फटाफट। कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। ये बात समझ में आई? क्लियर है क्या? ठीक है। ये क्या है यार, ये पढ़ने वाले लोग एक बार कुछ बोलेंगे क्या? एक बोल रहा है कंट्रोवर्सी पे आपका क्या विचार है? ठीक है बेटा, तू विचार इकट्ठे कर। बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी लोग सामने देखें। इसलिए अब उसने कुछ बातें दे रखी है, जैसे कि मैं आपसे एक चीज पूछूं, t बराबर 0 पर क्या सिचुएशन है? सर एट t इक्वल्स टू 0, ध्यान सुनना, इनिशियली अगर मैं बात करता हूं तो आप बोलोगे सर t बराबर 0 पर जब हमने ये स्टार्ट किया था, तो t बराबर 0 पर इसकी जो वॉल्यूम थी वो थी 2v। देख लेना भाई, इनिशियली आपको ये दे रखा वॉल्यूम 2v और इसकी थी v, t की वैल्यू 0 रख दे तो सर ये आ जाएगा e की पावर c1, और t बराबर 0 पर इसकी वॉल्यूम थी v, ये आ जाएगा सर e की पावर c2। आपने t की वैल्यू दोनों जगह 0 0 रख दी। यस और नो? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जरा देखना, इसने एक बात और भी दे रखी है। वो बात क्या है? आफ्टर 1 hour ऑफ द वाटर रिलीज, द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन रिजर्वायर ए इज कितना टाइम्स? 3/2 टाइम्स रिजर्वायर बी। बिल्कुल सही। तो एट t इक्वल्स टू 1 hour, जब आपने t की वैल्यू 1 पुट की, 1 hour ऑब्वियसली, तो सर यहां पर कितना आ जाएगा? e की पावर k1 प्लस c1, t की जगह 1 पुट कर दिया। इसका अमाउंट अगर x है, ध्यान सुनना, और इसका अमाउंट कितना आएगा सर? y, e की पावर k2 c2, k2 प्लस c2। और हमें यह पता है कि जो a में पानी है ना, जो a में पानी है वो b का 3/2 टाइम्स है। तो यू कैन से फ्रॉम हेयर इन दिस सिचुएशन x इज इक्वल टू a में जो पानी है दैट इज 3/2 टाइम्स y। जो पानी है ना a में वो 3/2 टाइम्स है y। हाउ मेनी आवर्स डू बोथ द हैव सेम क्वांटिटी? कितने देर बाद में दोनों में सेम पानी आ जाएगा? ठीक है सर, एक काम करते हैं, शायद उसने ये सब कंडीशन दे रखी है हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए C1 C2। तो मेरे ख्याल से आपको C1 C2 तो दिखाई देगी। C2 ये रहा, C1 ये रहा, ठीक है, हाँ ना। इन दोनों को अगर मैं रिलेट करूं, अच्छा जो फाइनली हमसे पूछा है वो पूछ रहा है x बराबर y, जो उन दोनों में अमाउंट है वो बराबर हो जाए, आप इसके लिए t बता दो। मैंने कहा बिल्कुल सही, इसके लिए आप क्या बता दो? t बता दो। यही तो पूछ रहा है कि दोनों रिजर्वायर में पानी कितने देर बाद में बराबर हो जाएगा। पानी का अमाउंट x है a में, पानी का अमाउंट है y है b में, तो दोनों बराबर। तो एक बार बताना जरा सर, ये x के लिए क्या इक्वेशन है? e की पावर k1t प्लस c1, और सर ये कितना है? e की पावर k2t प्लस c2। मैंने कहा ठीक है भाई, एक बात ध्यान से देखना जरा, e की पावर k1t इंटू इसको आप लिख सकते हो e की पावर c1, और इसको लिख सकते हो e की पावर k2t इंटू e की पावर c2, है ना। तो आप देख सकते हो e की पावर c1 की जगह आपने रख दिया 2v, ध्यान सुनता जाना, इसकी जगह मैंने क्या रखा? 2v। ठीक है सर, e की पावर c2 की जगह मैं क्या रखूंगा? v, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, बहुत सही। और सर यहां से अभी हम निकालेंगे, घबराइएगा नहीं, और सर यहां पे आ जाएगा ये वाली चीज k2t और यहां पर k1t, है ना। सर ये v और ये v कैंसिल, इसको इधर डिवाइड करोगे तो एक्सपोनेंशियल नंबर जब डिवाइड होते हैं तो e की पावर k1t होल डिवाइडेड बाय e की पावर k2t बराबर, सर ये आ जाएगा, ये 2 इधर, तो दिस इज 1/2। अगर मैं और अच्छे से देखता हूं तो यहां पर मुझे दोनों का डिफरेंस में e की पावर k1 माइनस k2 इंटू टी बराबर हाफ लिखा हुआ दिखाई देता है। यस और नो? बोले सर बिल्कुल सही। अब आपको k1 माइनस k2 पता करना है, जिसके लिए एक इक्वेशन अब तक हमने छुई भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, चेक करो फटाफट। तो बोले सर
यहां पर आप इन दोनों की वैल्यूज ये यहां पटक सकते हो। मैंने कहा ठीक है पटक देते हैं। तो x की जगह मैंने लिखा e की पावर k1 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर c1। सर ये तो e की पावर k1 प्लस c1 है, मैंने कहा उसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बराबर 3/2 टाइम्स y की वैल्यू क्या है, e की पावर k2 इंटू e की पावर c2, है ना। बहुत बढ़िया, इससे सॉल्व करना जरा फटाफट। जहां पर आपको e की पावर c1 दिखाई दे वहां पर आप 2v रख दो, और जहां पर आपको e की पावर c2 दिखाई दे वहां पर आप v रख दो, बस काम खत्म। तो ये कितना आ गया, e की पावर k1 इंटू 2v बराबर 3/2 e की पावर k2 और इंटू v से v कैंसिल हो गया बेटा। मुझे बस इतना बता दे, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा और इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा e की पावर k1 माइनस k2 बराबर ये आ जाएगा 3/4। ये कितना आ जाएगा, 3/4। यस और नो, देख ले आराम से, ठीक है, आराम से देख लेना भाई प्लीज, कोई परेशानी होनी चाहिए ही नहीं किसी भी एंगल या किसी भी मूवमेंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि फालतू में उसने क्या किया, बस ऐसे रिलेट करवा लिया। क्या ये बात समझ में आती है? बस अब सर ये वाली चीज आप यहां पुट कर दो, मैंने कहा ठीक है भाई। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो है e की पावर k1 माइनस k2 मल्टीप्लाइड बाय t था, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, और यहां लिखा हुआ है हमारे पास कितना, दिस इज 1/2, और सर इसकी जगह आप 3/4 लिख सकते हो। इसकी अगली कहानी आप सभी लोग जान गए हैं कि आपको क्या करना है। टाइम t पूछा है, दोनों तरफ से लॉग लीजिए विद बेस e, ऑब्वियसली सर ये t आगे आ जाएगा, ये लिखा हुआ है ln 3/4 इज इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ln हाफ बोल दो या माइनस ln2 बोल दीजिए, एक ही बात है। यहां से अगर आप t की वैल्यू बोलते हो तो माइनस ln2 अपॉन ln 3/4, जिसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो बेसिकली सर ये लिखा हुआ है ln2 होल डिवाइडेड बाय ln4 माइनस ln3। ये हमारे पास टाइम आ गया, कितने लोग एग्री करते हैं, ln2 अपॉन आया ना, सही है, कितने लोगों का मैच्ड। तो बेसिकली है कुछ भी नहीं, बस ऐसी फालतू में दो चीजों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या, एक एक चीज, बहुत बढ़िया। आ जाइए एक सवाल और जो आपको दिया गया था, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस r एंड हाइट h contains a liquid which evaporates at the rate proportional to the surface area in the contact with air। एक हमारे पास इन्वर्टेड कोन है, ध्यान सुनना, एक हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड कोन है, राइट सर्कुलर कोन है ऑब्वियसली, और ऐसे है वो, ठीक है। उसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R, और उसकी जो हाइट है वो है कैपिटल H। ये ठीक है क्या, सुनता जाना आराम आराम से, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ आ जाइए। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कोन इज एम्प्टी। तो इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, ध्यान सुनना, एट t इक्वल्स टू 0, एट t बराबर 0, ये कैसा था, ये कंप्लीटली फिल्ड था, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है सर। अब उसने एक बात यहां पर बोली है जो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सामने देखकर, भाई साहब आज पता नहीं ये कौन लोग आ गए हैं क्या चाहिए भाई क्या चाहिए, स्पैमिंग से परेशान अगर करने आया तो तू गलत इंसान की क्लास में आ गया है। कोई सच में अगर कोई चीज जाननी है तो थोड़ी देर रुक जा, पढ़ा लेने दे, फिर बाद में जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा तब बता दूंगा। दोनों में से कोई एक बात है, सर हम तो तंग करने आए हैं आज तक कभी हुएगा नहीं, तो तुम जैसे से हम नहीं तंग होते हैं, यस, बल्कि हम तो लंका लगा देते हैं, गलत इंसान की क्लास में आए हो आप आ जाइए, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस r एंड हाइट h कंटेन्स अ लिक्विड इवेपोरेट, अच्छा ये वाला, which evaporates at a rate of proportional to its surface area in contact। अच्छा सर ये किस रेट पर एवोपरेट होगा, तो t बराबर 0 की सिचुएशन तो आपने बता दी कि कंप्लीटली फिल्ड है। आफ्टर टाइम t की बात करूं या फिर एट टाइम t, ध्यान सुनना,
एट टाइम टी। सर एट टाइम टी क्या होगा, कुछ पानी इवेपोरेट हो चुका होगा, कुछ पानी जो है वो इवेपोरेट हो चुका होगा। अब इसमें जो पानी यहां पर बचा हुआ है वो सर इतना है, ठीक है, हाँ इतना पानी इवेपोरेट हो गया बिकॉज टी बराबर 0 पे कंप्लीटली फिक्स था और ये आ गया। समझ में आएगी नहीं समझ में? बहुत बढ़िया। तो सर ये जो पानी बचा है इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर, और अब इसकी जो हाइट मान लेते हैं वो है स्मॉल एच। मैंने कहा ठीक है भाई। एक बात बताओ, पानी के इवेपोरेट होने की रेट मतलब पानी क्या है सर, इसका वॉल्यूम। तो पानी इवेपोरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली सर डीवी अपॉन डी टी बोल रहा है क्या वो? बिल्कुल सही। ये रेट किसके प्रोपोर्शनल है? बोल रहा है कि सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद एयर। तो एक बात बताओ, जब ये ऐसे फिल्ड है, इन्वर्टेड है, तो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि जो सरफेस एरिया है जो हवा के कांटेक्ट में होगा वो ये वाला है, देख रहे हो, यही वो सरफेस एरिया है जो हवा के कांटेक्ट में है। समझे कि नहीं समझे? तो सरफेस एरिया, तो मैंने कहा यार ये कौन सी सरफेस है जो हवा के कांटेक्ट में होगी? बोले सर ये रेडियस आर वाली सर्कुलर सरफेस है। तो मैंने कहा इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बोले सर दिस इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आती है क्या? dv अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। ये वाला सरफेस का जो पानी है इसका जितना एरिया है इस सरफेस का, उसके प्रोपोर्शनल इसकी इवेपोरेशन रेट है, वॉल्यूम के कम होने की रेट है। बोले सर ये तो खत्म ही हो गया सवाल। मैंने कहा हाँ, तो तू घबराता है क्या ऐसे सवालों से? ये तो बहुत आसान होते हैं। इज के पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब हम क्या करें सर? हमें क्या पता करना है? हमें टाइम निकालना है। समझ में? फाइंड द टाइम आफ्टर विच कोन इज एम्प्टी। पूरी वॉल्यूम कब जीरो हो जाएगी वो हमें बताना है, उसके लिए हमें टाइम निकालना है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहां पर v भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, k और पाई तो कांस्टेंट है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। तो सर तीन तीन वेरिएबल एक डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आज तक हमने कभी देखे नहीं, तो एक वेरिएबल को रवाना करने का वक्त आ गया। देखो कौन, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसका जो ये वाला एंगल है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल, ये दोनों जगह सेम रहेगा क्या? क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल थोड़ी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है सर। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज टेन थीटा, तो यहां पर आप टेन थीटा बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तो बेस है, समझ में? ये एच जो तो बेस है, दैट इज आर अपॉन एच। और यही इसी छोटे से कोण में, ये जो छोटा सा कोण बन रहा है, ध्यान सुनना, जिसमें आपके पास ये वाला x है और ये वाला h है, इसका भी सेमी वर्टिकल एंगल यही है क्या? तो सर ये आ जाएगा x अपॉन एच। मैंने कहा ये भी ठीक है। x नहीं है बेटा, वो r है, ठीक है, ये क्या है? r है, ठीक है, तो ये r है। तो सर चलो आपने वो तो ठीक है, आप इसको मेरे ख्याल से गायब करना चाह रहे हो। मैं बिल्कुल, मैंने कहा यार बिल्कुल गायब करना चाह रहा हूं, बट सर अगर आप r को गायब करोगे तो ये देखो h आ जाएगा। मैंने कहा ये समस्या है, तो क्या हम कुछ और भी चीज कर सकते हैं क्या? बेसिकली मुझे यहां पर सिर्फ v और t रखने हैं, बाकी सबको कांस्टेंट्स को मुझे लेके आना है ना? देख रहे हो, स्मॉल r जो है वो पूरी तरीके से गायब नहीं है, स्मॉल r की जगह स्मॉल h आप लेके आ रहे हो, तो h भी तो वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे पानी इवेपोरेट हो रहा है पानी की हाइट कम होती जा रही है कोन में। यस और नो? h कांस्टेंट है। और ध्यान रखना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है बेटा। हाँ ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है और वो पॉजिटिव है, ध्यान रखना, ये बात उसने दे रखी है। अब क्या करें ये बताओ? हाँ, वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम। डीवी अपॉन डी टी भी चाहो तो मैं गायब कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सर वॉल्यूम लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रही है? मैंने कहा देख वॉल्यूम क्या होती है किसी भी कोन की, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोले ठीक है सर। आप एक काम करो सर, इस वॉल्यूम में अभी आर को गायब कर दो। मैंने कहा ठीक है, आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं?
स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल एच, और यहां पर स्मॉल आर, ये वाली चीज है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फटाफट मुझे बता दो कि अगर मैं ये वाली चीज रखूं तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और सर यहां पर आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर, है ना, और ये एक और एच है तो ऑब्वियसली सर एच क्यूब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। अब एक बार बताओ, जिस रेट से वॉल्यूम गायब हो रही है, क्या हम उस रेट को हाइट की रेट से रिलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर ये भैया तो मान नहीं रहे ये एच के टर्म्स में आएंगे, तो इस भैया को हटाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। चलिए जी, अब मैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूं तो व्हाट इज डीवी अपॉन dt, देख के बताइएगा दोस्तों। सर ये बाकी सारा कांस्टेंट है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। पाई आर स्क्वायर अपॉन 3h स्क्वायर, सर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3h स्क्वायर स्मॉल वाला और dh अपॉन dt, है ना, बिल्कुल सही। तो क्या हम ये वाली चीज यहां कॉपी कर सकते हैं? बस सर इसकी जगह इसको रख दो। बोले बहुत बढ़िया। तो बेसिकली dv अपॉन dt बराबर था, ध्यान सुनना, dv अपॉन dt किसके बराबर था, k पाई आर स्क्वायर। अब मैं dv अपॉन dt की जगह क्या लेके आ रहा हूं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3h स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3h स्क्वायर, और ये 3h स्क्वायर, dh अपॉन dt, बहुत सही। तो दिस इज पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या है बेटा, एच स्क्वायर dh अपॉन dt, बहुत सही। और सर ये रहा के पाए, आप इसकी जगह क्या रखोगे ये बताओ भैया? इसकी जगह मैं वापस से वही रखूंगा, आर एच अपॉन एच, है ना, कुछ गया क्या? हाँ, बहुत आसानी से ही चला गया सर ये तो। मैंने कहा वाह, सही है ना, गया सर ये तो पूरा सारा कुछ। कैसे देखना जरा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, स्मॉल एच स्क्वायर, अरे वाह, पाए पाए, वाह सर, क्या बचा? कुछ नहीं सर, डी एच अपॉन डी टी बचा है। डी एच अपॉन डी टी किसके बराबर बचा है? सिर्फ के बराबर बचा है। देखना जरा, और तो कुछ बचा ही नहीं, सब गायब हो गए। बिल्कुल सही। अब सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें क्या है, डी एच अपॉन डी टी किसके बराबर है? लो सर इंटीग्रेट कर लेते हैं। सर ये भी कोई सवाल हुआ क्या? मैंने कहा h बराबर, ये जरा देखना कितना आएगा, के टी प्लस सी, ये ठीक है क्या? बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपको टाइम के हिसाब से है, तो कितने लोगों को ये पता है कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर जो स्मॉल h थी वो कैपिटल H के बराबर है? तो ये हमने पुट कर दिया, तो जैसे ही पुट करूंगा तो कैपिटल H बराबर 0 इंटू के, सर ये तो गया, और ये c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जरा बोलना, c की वैल्यू ये आ जाएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या बन गया हमारे पास, h बराबर के टी प्लस कैपिटल H, ये ठीक है क्या? है ना, कैपिटल H इज इक्वल टू सी, बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, ये ठीक है सारा? अब वो बोल रहा है कि कितने टाइम बाद में वॉल्यूम गायब हो जाएगी, कितने टाइम के बाद में वॉल्यूम जो है वो गायब हो जाएगी। ध्यान सुनना, एक बात बताओ, वॉल्यूम कितनी देर के बाद में गायब होगी? सर जब वॉल्यूम गायब होगी ना तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो h की वैल्यू 0 कब हो रही है, हमें वो टाइम निकालना है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो इसमें एक काम करो, h की वैल्यू 0 कर दो, क्योंकि जब वॉल्यूम 0 होगी तो h भी तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो सर यहां से हमारे पास t की वैल्यू आ गई माइनस सी अपॉन के, तो ये आ जाएगा माइनस एच अपॉन के। बट आपको एक नेगेटिव साइन का यहां पर थोड़ा डिफरेंस लगेगा कि टाइम नेगेटिव कब से आने लग गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? टाइम नेगेटिव कब से आने लग गया, टाइम नेगेटिव कब से आने लग गया, यही आपको डर लग रहा है? तो आंसर इज सर यस। तो मैंने कहा थोड़ा सा रेट मेजर वाला दिमाग यहां लगाना। उसने बोला कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है, यहां से यहां जाते वक्त सर ये पॉजिटिव, और रेट ऑफ डिक्रीज
वॉल्यूम कम हो रही है और आपने ये पॉजिटिव ले रखा है, ऐसा हो सकता है क्या? देखो अगर वो के बारे में ये नहीं बोलता कि पॉजिटिव है तब हमारा काम चल जाता, क्योंकि इस स्टेप पे हम आके बोल देते कि के पक्का सर नेगेटिव होगा, बट के को उसने पहले ही पॉजिटिव बना रखा है, तो रेट ऑफ डिक्रीज के लिए हमें यहां पे एक माइनस साइन और लगाना चाहिए था। ठीक है, हाँ ना, यहां पर माइनस साइन और लगाना चाहिए था, यहां पर भी माइनस साइन लगाना चाहिए था, यहां पर भी माइनस साइन, यहां पर भी माइनस साइन, यहां भी, यहां भी, और यहां भी, और अब नहीं आएगा सर माइनस साइन, ये प्लस हो जाएगा और ये, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन के। क्या मेरी बात समझ में आई? आया ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है? डिक्रीजिंग नेचर है ना भाई, वॉल्यूम इवेपोरेट हो रही है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगी, तो आपको वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव लेनी है, समझ में? मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज नेगेटिव, तो एच अपॉन के हमारा आंसर आ गया सर। ठीक है, वेरी गुड। और के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सवाल में दिख सकता है इसलिए आप उसको रखेंगे। आ जाइए, एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल, गुड क्वेश्चन, बवाल सवाल, जल्दी से देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से देखिएगा प्लीज। और पहले इसको प्रूव करते हैं फिर आप इसको मेमोराइज करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारी बात सवाल आ चुका है, इस प्रॉपर्टी पर बहुत सारी बार जो है वो सवाल आ चुका है। देख लो आराम से, हाँ पढ़िए, ये आपका जो है ये आपका जो है ये होमवर्क क्वेश्चन नहीं था, फटाफट देख लो आराम से। ठीक है, ऑप्टिक्स, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्टिक्स है एकदम, ये वहां पे भी चल रही है ना, फिजिक्स में भी ऑप्टिक्स, बोल देना सर दोनों जगह पढ़ रहे हैं। द लाइट रे एमिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स सिचुएटेड एट ओरिजिन, सर डायग्राम बनाना पड़ेगा और ध्यान से सुनेंगे प्लीज। एक लाइट रे जो है वो ओरिजिन पे कोई सोर्स रखा हुआ है लाइट का, उससे एक लाइट रे निकल रही है ओरिजिन, व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर ऑफ ए सर्च लाइट आर रिफ्लेक्टेड एज बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पर हमारे पास कोई मिरर रखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ध्यान सुनना, यहां पे एक कोई मिरर है, इससे हमने क्या किया, सोर्स, यहां पर हमारे पास क्या, लाइट का सोर्स है, ध्यान सुनना, ये जो है हमारे पास लाइट का सोर्स है, इससे हमारे पास एक लाइट रे निकली और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो बीम बनती है रिफ्लेक्शन वाली, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, यस और नो? बिल्कुल सही। शो दैट द सरफेस इज पैराबोलिक बाय फर्स्ट फॉर्मिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन सॉल्विंग इट। आप ये बताइए कि ये जो पैराबोलिक सरफेस है, सॉरी ये जो मिरर वाली सरफेस है, ये पैराबोला होगी अगर ओरिजिन से निकाला गया सोर्स इस पे टकराकर ये इधर मुड़ता है। देखो पैराबोला की एक प्रॉपर्टी होती है कि फोकस पे अगर आप सोर्स रख दो, ठीक है, लाइट रे निकली, इस पे टकराने के बाद में एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो पक्का सर ये जो लाइट रे है ना, अपने सोर्स जो है वो फोकस पे रखा हुआ है जहां से लाइट रे निकल रही है, बट हम इसको बोल के नहीं बता सकते, ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है और पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। मैंने कहा ठीक है भाई चलिए, उसने खुद बोला है रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको रिफ्लेक्शन तो समझ में आता ही होगा, इतना तो सर हम वहां पर भी पढ़ लिए थे कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बराबर होगा सर, है ना, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा क्या होगा, बराबर। इस मिरर की मुझे इक्वेशन चाहिए तो मैं इस पे कोई भी जनरल पॉइंट मान लूंगा x, y, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, सुनता जाना आराम आराम से, और सर ये वाली जो लाइन होगी ये x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, आ जाइए बहुत जल्दी से आना जरा। सर एक बात बताओ कैसे पता चलेगा कि ये, मैंने कहा कुछ नहीं, तू तो एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला लगा दे। सर इसका स्लोप जो है ऑब्वियसली 0 होगा। सर इसका जो स्लोप है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे और अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे और अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज और दिखाई देगी। सर ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये इस कर्व पे टेंजेंट है, मतलब ये जो है ये क्या है, टेंजेंट है,
और अगर ये टेंजेंट है, क्यों, कैसे पता चला? पैराबोलिक सरफेस आपने लिया या मिरर वाला सरफेस लिया, इस पे एक टेंजेंट खींची, फिर नॉर्मल खींची, यहां से सोर्स लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके यहां चलेगी, तो ये टेंजेंट, फिर ये वाली लाइन जो है ना, बेसिकली दिस इज नॉर्मल। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये वाली जो लाइन है बेसिकली ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा, dy बाई डी एक्स। अगर इसका स्लोप dy बाई डी एक्स है तो मुझे ईमानदारी से देख के बताना इसका स्लोप क्या हो जाएगा सर, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। और इसके स्लोप को मैं थोड़ी देर के लिए m बोल रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत है तो आराम से देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, यस और नो, बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़ने वाले लोग आगे आए। सर पॉइंट है, यहां से निकला, इधर रिफ्लेक्ट होके चला गया, और ये वाला नॉर्मल है, ये वाला टेंजेंट है। इस टेंजेंट का स्लोप तो हमेशा डी वाई बाई डी एक्स होता है, नॉर्मल का स्लोप इसका नेगेटिव टाइम्स रेसिप्रोकल, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, आप सीधा सीधा जवाब लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल जो है बराबर होना चाहिए। चलिए सर, ठीक है, तो इसका स्लोप है m, इसका स्लोप है सर 0, और इसका स्लोप आपने निकाल ही लिया। कौन सी लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, ओपी लाइन का स्लोप। इसका जो स्लोप होगा ना वो कैसे निकालेंगे सर, पॉइंट x कॉमा y और इसका पॉइंट 0 0, तो ऑब्वियसली सर y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, तो इस लाइन का जो स्लोप है ना, इस लाइन का स्लोप है y अपॉन x। यहां पर ये सारे मैंने स्लोप लिखे हैं, और dy बाई डी एक्स मतलब m की वैल्यू है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। चलिए जी, दोनों तरफ से हम टेन थीटा इक्वेट कर देते हैं, है ना, बिल्कुल सही। टेन थीटा कैसे लिखते हैं, दो लाइंस के बीच का स्लोप, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, 0 माइनस m अपॉन 1 प्लस 0 इंटू m। ये बात समझ में आई, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या आपको ये पता है, तो आंसर इज सर यस। सर यहां आ जाइए, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, तो इसका स्लोप m है और इसका स्लोप y अपॉन x, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, आया ना, बिल्कुल सही। और यहां पर दोनों जगह मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं, कारण क्या है सर, कि या तो दोनों ये एक्यूट होंगे या दोनों ऑब्ट्यूज होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये एक्यूट ये ऑब्ट्यूज हो और ये ऑब्ट्यूज ये एक्यूट हो, तो फिर सर कहेगा टेन थीटा बराबर, तो इसलिए मॉड नहीं लगा रहा हूं। क्लियर है क्या, बस यहां से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, सॉल्व कर लीजिए प्लीज। बेसिकली ये पूरा ध्यान से देखोगे तो ये माइनस m ही लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो 1 होगी। सर ये लिखा हुआ है m माइनस वाई अपॉन एक्स, सुनता जाना बेटा, अपॉन 1 प्लस m वाई एक्स। खतरनाक सवाल है, ध्यान रखना। तो सर ये आ जाएगा माइनस m मल्टीप्लाइड बाय, इस माइनस m को इसको इधर लेके जा रहा हूं, 1 प्लस m वाई अपॉन एक्स। और सर ये किसके बराबर हो जाएगा इधर, m माइनस वाई अपॉन एक्स। एक काम करो सर, ये तो सॉल्व हो गया लग रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही, इसको अंदर भेजोगे, ये आ जाएगा माइनस m स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। कछु देखा देखा लग रहा है, यस और नो, हाँ सॉल्व हो गया क्या, सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो y अपॉन एक्स, और ये लिखा हुआ है m स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर आएगा तो सर ये हो जाएगा प्लस 2m माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर 0। मैंने पूछा यार ये m क्या है, बोले सर m तो सबसे आसान है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो लो भाई, अच्छा ये m में क्वाड्रेटिक बनी हुई है, तो हम सीधा सीधा जवाब बता सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इन m है, यस और नो। सीधा ही पहले m निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 a इंटू सी, ए ये रहा सी ये रहा, और सर ये आ जाएगा y अपॉन एक्स और माइनस वाई अपॉन एक्स। मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया है, होल डिवाइडेड बाय सर 2a, बहुत सही, 4 4 2 2 गया, बिल्कुल सही, -1 प्लस माइनस, ऐसे सवाल हमने बहुत किए हैं।
सर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आएगा जिसको आप ऐसा लिख सकते हो, और यहां पर आप वाई अपॉन एक्स लिख सकते हो। होमोजीनियस है क्या? हाँ सर। अब ये एक्स इधर जाएगा तो ऑब्वियसली उड़ी दादा। सर एम क्या है? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। अब इसके बाद में सॉल्व किया जा सकता है क्या? है ना, इसके बाद में सॉल्व किया जा सकता है इसको। हाँ सर, हम जानते हैं क्या करना है। इसको इधर भेज, देख ले एग्जैक्ट डिफरेंशियल से इसको इधर भेज दे। हाँ, इसके बाद में हम क्या बनाएंगे? वैसे ये ऐसे सवाल पहले करवा रखे हैं क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनानी है आपको, यस और नो? क्या है ये? बना सकते हो कि नहीं समझ बना सकते हो? हाउ फोर कैंसिल? बेटा फोर फोर कॉमन लिया, बाहर टू पहुंचेगा, टू टू कॉमन लिया, एक और टू कैंसिल, उड़ा दो। फोर बाहर रूट के अंदर फोर है, बाहर आएगा तो वो टू है ओरिजिनली। पूरा सॉल्व करके दिखाऊं? भाई साहब गजब यार, मुझे लग रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जी जान झोंक दिया है सर, मजे आ गए होंगे बच्चों को, बट अभी भी कुछ लोग स्पैमिंग करने में लगे हुए हैं। वेरी गुड सर, इसको इधर लेके जाओ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अच्छा ठीक है, ये इधर जाएगा तो इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऑब्वियसली सर ये वाई अपॉन एक्स का बनाओगे तो आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, नहीं वाई स्क्वायर कॉमन लो ऑब्वियसली। ठीक है, क्या कॉमन लो? वाई स्क्वायर, तो बाहर आएगा वाई, यहां पे आ जाएगा एक्स अपॉन वाई का यार ये एग्जैक्ट मतलब सेम डिफरेंशियल सॉल्व करवाइए यार, है ना, सेम डिफरेंशियल सॉल्व करवाइए। अब आप दोनों जगह वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दे, करवाइए कि नहीं करवाइए, ऐसे मत बोलना कि हाँ भाई करवाइए। अब सर ये वाला जो फंक्शन है ये इसके साथ एडजस्ट कर दो, क्योंकि यहां पे एक्स अपॉन वाई और यहां पे भी डी ऑफ एक्स अपॉन वाई बना हुआ है, और यहां पर एक वाई कैंसिल करने के बाद में ये लॉग में कुछ चला जाएगा, है ना। करवाई है कि नहीं ऐसा सेम? हाँ सर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक पैराबोला की इक्वेशन निकल के आएगी। क्या बोला? पैराबोला की इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, ये वाला जो सवाल है दिस इज योर होमवर्क। बहुत सही, ठीक है, बहुत सारे सवाल आपको करवा दिए हैं स्टोरी प्रॉब्लम पे, चीजें सीखें और उनको लगाइए। बिल्कुल सही। और ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज कि ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो पैराबोलिक मिरर में होती है, ऐसी प्रॉपर्टी पैराबोलिक मिरर में होती है। और टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो डू रिमेंबर दिस थिंग, हमेशा इस बात को याद रखिएगा प्लीज। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह इस प्रॉपर्टी पे सवाल भी बनते हैं कि फोकस से निकलने वाली लाइन या रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये फोकस है इसका। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर आप एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे भेजते हो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से गुजरेगी, और ये होता है हमारे पास पैराबोला। टू रिमेंबर दिस। क्या आपको इस चीज की जरूरत ऑप्टिक्स में नहीं पड़ी? पड़ी होगी ऑब्वियसली, पैराबोलिक मिरर आया ना, बिल्कुल सही, फिजिक्स में पढ़ाया गया है, और ये मैथ्स की प्रॉपर्टी ध्यान रखना। और आप अब प्राउडली बोल सकते हैं कि सर हम उस पैराबोलिक मिरर की इक्वेशन फाइंड करके आए हैं कि पैराबोला ही क्यों आता है, क्योंकि फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी जो पैराबोलिक होगी। यस और नो? हाँ, जिसको आप कॉनकेव मिरर बोलते हो, कॉनकेव मिरर या लेंस जो भी है। आ जाइए प्लीज। अब मैं थोड़ी सी और छोटी छोटी बातें करूंगा, बातें छोटी छोटी हैं बट तरीके या फिर चीजें थोड़ी बड़ी हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वैसे तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं कब तुम्हें हैवी चीज पढ़ा के निकल जाता हूं, ठीक है, पता चलता है। सर कुछ कुछ टॉपिक तो हैवी लगते हैं, अरे मैंने कहा वो आसान होते हैं।
स्फेरिकल मिरर है। शो दैट द सरफेस इज पैराबोलिक, बेटा शो करना है ये। आ जाओ। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आने वाली हैं उनकी डिग्री ज्यादा है, ऑर्डर वन ही है, डिग्री ज्यादा है। ऑल्दो आपने जाने अनजाने में ऐसे बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन निपटा रखी हैं, जैसे ये वाली है और जैसे अभी इससे पिछले वाली में थी। यहां पे अगर आप पहुंचोगे इस इक्वेशन पर तो भाई साहब यहां पे देख रहे हो ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, dx अपॉन dy का, तो इसका ऑर्डर वन है और इस इक्वेशन की डिग्री 2 आप बोल सकते हैं। समझ में आएगी नहीं समझ में? तो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बट उनकी थोड़ी अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ध्यान सुनना, बहुत आसान चीज है, एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। आपको इस तरीके का फॉर्मेट दिया होगा x y और p कौन है सर? dy बाई डी एक्स, मतलब जिसमें हमारे पास डिग्री जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, आए ना? बेसिकली ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो ये है। ठीक है, आप बोल सकते हो फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई और dy बाई डी एक्स की पावर m हो या n हो, फिर ऐसे अनदर फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, x और y के कोई भी फंक्शन घूमते रहें और इसकी पावर एक एक कम करते जाओ। जब ऐसा लिखा होता है तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसका जनरल फॉर्मेट है। ज्यादा फॉर्मेट की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, बेसिकली ये है क्या, p किसको बोल रहा हूं? dy बाई डी एक्स हो। p किसको बोल रहा हूं? dy बाई डी एक्स को। ठीक है, तो एक आपको जो अब इक्वेशन आपके सामने आने वाली है उनका ऑर्डर तो वन होगा, फर्स्ट ऑर्डर, बट उनकी डिग्री ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल ये है, ये आप जानते हो कि कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे मैं बहस वापस से नहीं करूंगा बिकॉज ये हो चुका है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइप्स में डिफाइन किया जाता है इनको, कुछ टाइप्स में डिफाइन किया जाता है। ध्यान सुनना, पहले वाला जो टाइप है दैट इज सॉल्वेबल फॉर p। सर ये सॉल्वेबल ऑफ p को या सॉल्वेबल फॉर p को हम कैसे समझें? मैंने कहा सॉल्वेबल फॉर p का मतलब है जिसमें p अकेला एक तरफ हो और फंक्शन ऑफ x एंड y अकेले एक तरफ हो, जैसे कि यहां हो रहा है। ठीक है, मतलब p मतलब dy बाई डी एक्स अकेला एक तरफ आ जाए और फंक्शन ऑफ x एंड y एक तरफ आए। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेबल फॉर p, जैसा कि आपने यहां देखा। ठीक है, डिग्री 2 की इक्वेशन है, बट हाँ dy बाई डी एक्स अकेला एक तरफ आ गया, हाँ जो भी है dx अपॉन dy, ये अकेला एक तरफ आ गया, इस तरफ फंक्शन ऑफ x एंड y घूम रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेबल फॉर p। चलिए जी फटाफट सॉल्व करके दिखाएं। कैसे सॉल्व करोगे सर? इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस डायरेक्टली आप क्या करो, p को फैक्टराइज करके लिख लो या फिर अकेला कर लीजिए। इसमें बेसिकली फैक्टराइजेशन हो जाती है हमारे पास। स्टार्ट करें। आ जाइए। तो सर देख रहे हो यहां पे p मतलब है dy बाई डी एक्स, ध्यान रखना। तो सर ये लिखा हुआ है एक्स वाई पी स्क्वायर, सामने देखना जरा, ये अंदर जाएगा तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई। सॉल्वेबल फॉर p का मतलब है p की वैल्यू निकल आएगी, घबराना मत। चलिए p निकालते हैं फटाफट। कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्वाड्रेटिक दिख रही है p में, मैं कहा वो भी बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ये फैक्टराइज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कैसे अभी बताता हूं। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले और इन दोनों को एक साथ क्लब कर। जब मैं इन दोनों को एक साथ लूंगा तो इसमें से y और p कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा, xp बच जाएगा, और इसमें से yp अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो यहां बचेगा y। सिमिलरली इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है सर, इसमें से माइनस x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा xp और यहां बचेगा माइनस x कॉमन अगर आपने लिया है ना, इन दोनों में से यहां प्लस। ठीक है, देख रहे हो किस किस को क्लब किया, सामने देखते रहना। क्वाड्रेटिक भी तो फैक्टराइज होती है भाई, ये वही केस है, आप चाहो तो श्रीधराचार्य लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, yp, तो यहां बचा एक x और एक p बचा, यहां सिर्फ एक y बचा। अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहा हूं, माइनस xp या माइनस x कॉमन ले रहा हूं, सिर्फ माइनस x ही कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा एक x और एक p और यहां बचेगा प्लस y। वाह सर, अगर और अच्छे से देखोगे तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है सर, ये वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा पूरा का पूरा। मैंने कहा सही है, एक्स पी प्लस वाई, और ये वाला फैक्टर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा वाई पी। देख रहे हो, सॉल्वेबल फॉर पी, यहां से पी की वैल्यू निकल आई सर, यहां से पी आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई अपॉन एक्स, और यहां से आप बोल सकते हो और करके यहां से हमारे पास पी आ जाएगा एक्स अपॉन वाई।
बोलो भाई, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई? तो आंसर इज सर यस। इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा पी की जगह क्या रखना है? dy बाई डी एक्स। इसके आगे सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, डिब्बी सिचुएशन, है ना सर। dy बाई डी एक्स की जगह क्या, पी की जगह क्या रखना है? dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा। यस और नो? आसान है, डन है। सॉल्वेबल फॉर पी पहले वाला, ठीक है, जिसमें आप पी को एक तरफ अकेला कर सको और वाई और एक्स के फंक्शन एक तरफ अकेले कर सको। ये है जी, क्वाड्रेटिक दिख रही है, आप सीधा सीधे चरे लगाइए, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अगला हमारा टाइप 2 है उस पर ध्यान देना है, बिकॉज टाइप 2, टाइप 3 और क्लेरेट्स इक्वेशन सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही है। ध्यान सुनना क्या है। दिस इज सॉल्वेबल फॉर वाई। बेसिकली सर तीन लोग घूम रहे हैं, एक है एक्स, एक है वाई, एक है पी। पी मतलब डी वाई बाई डी एक्स। पहला जो आपने टाइप पढ़ा है उसमें डी वाई बाई डी एक्स अकेला एक तरफ आ जाएगा, वाई और एक्स एक तरफ रहेंगे। अब जो दूसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं उसमें वाई अकेला एक तरफ आएगा, एक्स और पी एक तरफ घूमेंगे। वही लिखा हुआ है सॉल्वेबल फॉर वाई, मतलब आप वाई को अकेला कर सकते हैं। ठीक है ना, आप वाई को अकेला कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फॉर्म ए न्यू इक्वेशन एंड एलिमिनेट पी विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस। आप पहले वाई को अकेला करें और उस इक्वेशन को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी, एक डिफरेंशिएशन से पहले, एक डिफरेंशिएशन के बाद में। और आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? पी को एलिमिनेट करके। बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है? बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है सर? एक्स और वाई में एक रिलेशन होता है जिसमें साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ रहे होते हैं। तो बस वही, मतलब एक्स और वाई में आपको रिलेशन बनाना है, पी को गायब करना है। तो वही काम अब करने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? है ना? ये कौन है यार ये? सर बहुत बोरिंग हो रहा है, तो तुरंत निकल, तुरंत सबसे पहले। हाँ तुरंत निकले, बोरिंग हो रहा है तो निकले। बाकी लोग भैया जिनको जेई में नंबर चाहिए वो देख लेना, ठीक है? हाँ, क्योंकि आजकल जेई वाले यहां तक पहुंचने लगे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर बस हमें जो है वेक्टर चालू करवा दो, वेक्टर बस हो जाना चाहिए, ये सब हमें समझ में नहीं आता सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिनको समझ में आता है वो लोग सामने देखें, तब तक तू एक काम कर, घूमा कहीं। सब बोला, फिर बोला सर इसमें वाई अकेला हो रहा है क्या? मैंने कहा हाँ हो रहा है, देख ध्यान से, ये लिखा हुआ है 2p² माइनस, देखना जरा, 2p² माइनस 2xp प्लस x² बराबर 2y। इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये p में क्वाड्रेटिक है। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने, बट आप जब इसमें p में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो आगे जाके फंस जाओगे। आप जरूर इसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर ये p में क्वाड्रेटिक के हिसाब से आपसे सॉल्व हो रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ना? दिख रहा है ना, p में क्वाड्रेटिक, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यहां पे dy बाई dx की टर्म, और ये p में क्वाड्रेटिक बनाइए, सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका देख रहे हैं। अगर उस तरीके में फंस जाओ तो फिर यहां आ जाना। सर y अकेला हो गया, अब आपने बोला कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो चलो भैया ध्यान रखना p भी वेरिएबल है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जो उसने हमें दे के भेजा। सर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? दिस इज 4p, है ना? और p का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा? dp अपॉन dx। ठीक है, माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन है, तो x का डेरिवेटिव 1 तो ये 2p रहेगा, और माइनस 2x, p का डेरिवेटिव dp अपॉन dx। ठीक है क्या? u इंटू वी रूल। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 dy बाई dx, और dy बाई dx ही p है। क्या ये बात समझ में आई? ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 की मदद से आप p को रवाना कर दीजिए, गायब कर दीजिए। 1 और 2 की मदद से आप p को रवाना कर दीजिए, गायब कर दीजिए। चलिए देखते हैं कुछ बन रहा है क्या बढ़िया। देखना जरा सर, पहले तो एक काम करो, ये 2 2 2 2 उड़न छू आया ना, बिल्कुल सही सर ये तो लग रहा है हो गया। मैंने कहा कैसे? ये लिखा हुआ है 2p, यहां लिखा हुआ है सर x, यहां पे लिखा हुआ है माइनस xp, सॉरी dp अपॉन dx, है ना? और सर यहां पर भी लिखा हुआ है माइनस p। मैंने कहा अच्छा, यहां से वो p 2 गया, बिल्कुल सही, p बचेगा, ये माइनस p बचेगा,
और यहां बचेगा पी डीपी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आराम से देख के बताना। हाँ सर, इनमें से डीपी अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? बिल्कुल सही, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक चल रहा है ना? आप हमें चेक कर रहे हैं? अच्छा, यहां वाला जो 2 है वो यहां रहेगा, बिल्कुल सही है ना? तो इन दोनों टर्म्स में से अगर मैंने dp अपॉन dx कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2p माइनस एक्स, और इस p को मैं इधर लेके जा रहा हूं तो ये आ जाएगा माइनस 2p प्लस एक्स, है ना? सर एक काम करते हैं, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन लेके यही लिख देते हैं, तो ये भी 2p माइनस एक्स लिखा हुआ है। चलिए जी, ये कॉमन फैक्टराइज अपने आप हो गया। 2p माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहां बचेगा dp अपॉन dx, और ये पूरा 1 बराबर 0। आराम से देख ले सर, वहां से p बराबर x अपॉन 2 आ गया, और यहां से dp अपॉन dx कितना आ गया सर? ये आ गया 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1। आराम से देखना जरा, ये ठीक है क्या इतना? कहां पर जीडीबीडी वो तो बताओ, कहां पर जीडीबीडी? 2p बचा तो ये 2p, मैंने इन दोनों में से dp अपॉन dx कॉमन लिया तो 2p माइनस एक्स बचा, ये इधर आएगा तो ये माइनस 2p और ये प्लस एक्स, तो माइनस 2p प्लस एक्स था, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस 2p माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आ जाइए। सर ये क्या लिखा हुआ है जरा बताना? ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स। सर ये अब हम सॉल्व कर लेंगे, आप रहने दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा यार ये क्या लिखा हुआ है? अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल चीज आपको समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल चीज आपको थोड़ी सी यहां पर समझनी पड़ेगी। ये dp अपॉन dx लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ है ना? और आपको जो सॉल्यूशन बनाना है ना, तो सर वो सॉल्यूशन हम कैसे बनाएं? मैंने कहा कुछ नहीं, आपने क्या बोला? दोनों की मदद से p को एलिमिनेट करके, दोनों की मदद से आप क्या करो? p को एलिमिनेट करो। तो p की वैल्यू आपके पास x अपॉन 2 आ गई, यहां पर x अपॉन 2 पुट कर दे, है ना? p को आप क्या कर सकते हैं? x अपॉन 2 पुट कर सकते हैं, ये ठीक है? यहां पर ये p की वैल्यू x अपॉन 2 इसमें पुट कर दे, कोई दिक्कत है? नो सर, ठीक है? हाँ है ना? तो एक तो ये जवाब आ जाएगा, ठीक है? दिस इज, पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1, ठीक है? हाँ, अब आप ये वाली चीज इक्वेशन 1 में पटको, p की जगह अपने आप जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। सर ये क्या लिखा हुआ है? वो बोल रहा है किसी का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हम ये बोल सकते हैं कि dp इज इक्वल टू dx, p इज इक्वल टू x प्लस c। बस अब मैं यहां पर आपका ध्यान जो है एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की ओर ले जाना चाहूंगा कि आप जो है वो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से p की वैल्यू पुट करके जवाब निकालते हैं, या p को एलिमिनेट करके जवाब निकालते हैं। इंटीग्रेट करके मत निकालने बैठ जाना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? सर ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ये मत करिएगा प्लीज। कैसे? डेरिवेटिव किसका? p का। p क्या है? dy बाई डी एक्स बराबर 1। मतलब सर ये लिखा हुआ है डबल डेरिवेटिव, और अगर डबल डेरिवेटिव है तो ऑब्वियसली सर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका तो ऑर्डर 2 है, और अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितने दिखाई देंगे जब आप सॉल्व करोगे? 2। समझे कि नहीं समझे? तो आप इसको ऑर्डर 2 के हिसाब से सॉल्व करने मत बैठ जाना, बिकॉज ये चीज इसको डिफरेंशिएट करने से आई है। आपको p की वैल्यू निकालनी है। मैंने देखो एक बार इंटीग्रेट किया है, अब इसके बाद में इंटीग्रेट नहीं करूंगा। क्यों?
क्योंकि एक बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया एक इंटीग्रेशन से, एक बार और इंटीग्रेट करने बैठ गया तो एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। जबकि मैं कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर की, तो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से आ सकता? बिल्कुल सही। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो यही वाली इक्वेशन आपको पुट करनी है, ये वाली चीज, बस ये वाला आपको क्या करना है, पुट दिस इन इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन में पुट करना है बेटा? 1 में। ये भी आपको इक्वेशन 1 में और ये भी आपको इक्वेशन 1 में। समझ में आया? जब आप ये वाली चीज इक्वेशन 1 में पुट करोगे ना, तो आपको कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दिखाई देगा, है ना? तो ये कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जब आप ये वाली चीज इसमें पुट करोगे तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिखाई देगा जो कि सी है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, जो कॉन्सेप्चुअल एरर हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप इसको एक बार और इंटीग्रेट करने बैठ जाओ। मतलब ये लिखा हुआ है P बराबर एक्स प्लस सी। अब एक बच्चे ने बोला सर ये लो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तो बोले सर इसमें क्या गलती है, dy बराबर एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब एक बार और इंटीग्रेट कर दो सर, ले तो ये आ जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर एक c पहले से था, इसका x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और। तो अब ये जो है ये थ्योरी से मैच नहीं करता, क्योंकि आपको ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया है, तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही आएगा। समझ गए कि नहीं समझे? है ना? बहुत बढ़िया, क्लियर है? तो इंटीग्रेट करने मत बैठ जाना डीपी अपॉन डीएक्स वाली टर्म को, आपको सिर्फ p निकालना है और वो वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। क्लियर है? तो बताओ फटाफट। हाँ, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 1 रहने चाहिए, जबकि सेकंड ऑर्डर वाले को इंटीग्रेट करने जाओगे तो नंबर ऑफ पैरामीटर 2 हो जाएंगे। अब ये वही सेम है, सॉल्वेबल फॉर x। क्या मतलब है सर? x अकेला हो जाएगा और बाकी इस तरफ ये रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब y अकेला था तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब जब x अकेला है तो आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो ये वही लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y एंड फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, एलिमिनेट p विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस। और यहां पर जो p है वो dy बाई डी एक्स ही है वापस से। फटाफट करके दिखाओगे क्या? मुझे चैट सेक्शन की तरफ देखते हुए आज अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। पता नहीं किस टाइप के लोग आए, बोले वेक्टर वेक्टर वेक्टर। अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा बेटा। हाँ, अब तूने तो और लगा दिया, अब तो और तसल्ली से पढ़ाऊंगा, लास्ट के 5 मिनट में वेक्टर पढ़ाऊंगा। अब बता, मैंने एक बात बोली उसको लिख लेना, ठीक है? आ जाइए। तो सर ये क्या लिखा हुआ है? सॉल्वेबल फॉर x, सामने देख रहे हो सर, ये लिखा हुआ है वाई पी प्लस पी स्क्वायर। तो इसमें x अकेला हो गया। फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फिर से आपको क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है p में। आप सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक के हिसाब से, सॉल्व हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्वैग। यस सर, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें तो क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है x में। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है, सॉरी dy बाई डी एक्स में। बट मैंने कहा वहां जाके आप आगे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। जल्दी से करना जरा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए जी सर, इसका डेरिवेटिव dx अपॉन dy हो जाएगा। सर y का डेरिवेटिव 1 होता है, p एज इट इज। फिर सर y एज इट इज, p का डेरिवेटिव इज dp अपॉन dy। और सर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2p dp अपॉन dy। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। p को गायब करना है हमें, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए जी, चलिए। कितने लोगों को यह दिखाई दिया कि ये वाली चीज 1 अपॉन पी लिखी हुई है ना? बिल्कुल सही। तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन पी बराबर p प्लस वाई डी पी अपॉन डी वाई। अच्छा, एक काम और करते हैं, dp अपॉन dy इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में से। तो dp अपॉन dy का क्या आ गया भाई? कोफिशिएंट यहां आ जाएगा y प्लस 2p। ये ठीक है ना? है ना? बहुत बढ़िया। चलिए जी, ठीक है। ये चलो इसको इधर लेके जाओ। सर ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 बाई पी, और ये p आ जाएगा, और ये आ जाएगा dp अपॉन dy इज इक्वल टू y, ये वाली चीज।
मैंने कहा ठीक है। ये लिखा हुआ है 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? शायद ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल टाइप की कुछ चीज बन रही है, ठीक है। जल्दी से आना जरा। मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है पी और वाई में, क्योंकि हमें पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो पी की वैल्यू तभी मिलेगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये क्या बन गया? तो दिस इज 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी, थोड़ा डिफिकल्ट चला गया है ये, और यहां आ जाएगा डी वाई, और सर यहां पे आ जाएगा डीपी, है ना। तो ये सब y प्लस टू पी, ठीक है। ये हो गया y प्लस टू पी। चलिए, कुछ बन रहा है क्या बढ़िया? देखना एक बार। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, है ना। जल्दी से देख के बताओ यहां कुछ बन रहा है क्या? ठीक है, dp उसके साथ है, dy को इधर भेजा, लग तो रहा है सर। पोलर कोऑर्डिनेट नहीं है, नहीं। ठीक है ना। चलिए जी। आ जाओ। फिर सॉल्व कैसे करेंगे इसको अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट नहीं है तो? आराम से सर, कुछ नहीं फिर एक और ना जैसे हमें पता होता है वैसे ही सॉल्व करो। कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बन रही कहीं वाई में, क्योंकि वाई एक ही बार आ रहा है। पूरी बाबा, ये तो देखा ही नहीं। जो तुम्हें ऑब्जर्वेशन सिखाई है वो लगाया करो। सर एक काम करते हैं, ठीक है, ये देखना जरा, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी बराबर, ये अभी दिमाग में आया, किसी के दिमाग में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, ठीक है जी। सर पलटी मरवा देते हैं, एक काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। जरा देखना, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी पी, रेसिप्रोकल ले रहा हूं, मुझे देखा वाई एक ही जगह आ रहा है, ये लिखा हुआ है वाई प्लस टू पी, ये डिनोमिनेटर में चला गया, और सर ये आ जाएगा पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, इसको इधर भेजो। मैंने कहा ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा डी वाई बाई डी पी इज इक्वल टू पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस टू पी। बहुत बढ़िया। अब बताओ जरा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दी कि नहीं? हाँ दिख गई सर, दिख गई। मैंने पूछा कैसे, बोले सर बहुत आसान है। ये देख, ये लिखा हुआ है पी वाई अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, है ना। बस, तो ये चीज ऐसी लिखी हुई बेटा, दिखना चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन बता रखी है वही। ये पी वाई वाली जो टर्म है इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसके पास। या आप ऐसा बोल सकते हो, अभी तो ऐसा ही लिख लेते हैं, पी वाई अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा हेक्टिक है बहुत सारे लोगों की तो पूंगी बजती हुई मुझे दिखाई दे रही है चैट सेक्शन में, और कुछ लोगों की बात समझ में आ रही है। हाँ, अब दिखाई दिया है सर। कितने लोगों को दिखाई दिया? डी के डी लिख के भेजिए। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, यहां से आप y के लिए y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p या p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। कितने लोगों को दिखाई दी? देख लो, वही होता है ना, dy बाई डी एक्स, एक्स का फंक्शन y के साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये वाली चीज। क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर इज सर यस। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं, यहां से y और p में एक रिलेशन आ जाएगा, वो p की वैल्यू उठाकर आपको यहां पटकनी है बस, इस पहली इक्वेशन में, है ना। समझ में आएगा नहीं समझ में? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। हे लिख रहे सर मेरा टाइम वेस्ट कर दिया आज आपने
कोई बात नहीं बेटा, इतने दिन तेरा टाइम यूटिलाइज किया है, तुझे इतना सिखाया, तो एक दिन तो कर ही सकता हूं। ठीक है, अब वापस देखो करना क्या है। जब भी आपके पास सॉल्वेबल फॉर वाई हो, वाई, ये कहां आ गया, सॉल्वेबल फॉर एक्स वाली बात हो रही थी, हाँ ना, यहां आ जाइए प्लीज। सॉल्वेबल फॉर एक्स हो, तो जब x के लिए सॉल्वेबल हो तो पूरी इक्वेशन को y के लिए डिफरेंशिएट कर दो। रीजन बीइंग, क्योंकि जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहां p बन जाएगा, और यहां तो y और p है ही। और इससे पहले वाले में जब यहां पर अकेला आपके पास y था, इस तरफ कौन कौन है, x और p है, p मतलब dy बाई डी एक्स। पूरी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते ये क्या बनेगा, p। और सर इस तरफ तो p और x है ही, तो दो वेरिएबल में हमें खेलना बड़ा अच्छा लगता है, तुरंत हो जाता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना, बहुत सही। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहां आइए प्लीज, लास्ट फॉर्म, बिल्कुल सही, उसके बाद में हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये है क्लेरेट्स इक्वेशन। ठीक है, क्लेराउट्स इक्वेशन भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ नहीं, इसमें एक सिंपल सा एक स्पेसिफिक सी चीज आपके सामने निकल के आती है। इनफैक्ट इसकी जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, मैं इस नाम को छिपा लूं और तुझे ये सवाल सीधा देता, ये वाला, ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सा टाइप है, दिस इज सॉल्वेबल फॉर वाई, ऑब्वियसली। वाई अकेला एक तरफ है, एक्स और पी एक तरफ है, हम सब पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये कौन सी फॉर्म है आप ये बताओ ना, y बराबर पी एक्स और फंक्शन ऑफ p, ऑब्वियसली सर सॉल्वेबल फॉर y है। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट। कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते हैं, बिल्कुल सही सर, हम पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ध्यान सुनना सर, p एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज p का डेरिवेटिव dp अपॉन dx, बहुत बढ़िया। और सर यहां पर आ जाएगा हमारे पास dp अपॉन dx माइनस 2 p dp अपॉन dx। मैंने कहा ठीक है, और जहां पर आपने dy बाई डी एक्स लिखा है ना, इसको p बोल दो बस। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 2। फटाफट सॉल्व करेगा, सॉल्व हो ही गया सर ये तो पूरा का पूरा। देखना जरा ये क्या लिखा हुआ है, p बराबर, यहां पर भी p, इस पूरे में से आप चाहो तो dp अपॉन dx कॉमन ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई, यहां बचेगा x, यहां बचेगा +1, यहां बचेगा -2p। सर ये और ये कैंसिल हो गया, तो dp अपॉन dx मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 माइनस 2p बराबर 0। जो भी आपके पास ये क्लेराउट्स इक्वेशन जो बनती है, उसमें हमेशा dp अपॉन dx एक जगह 0 जरूर आता है। ठीक है, हाँ हमेशा। आप चाहो तो इसी को डिफरेंशिएट करके देख लो x के रिस्पेक्ट में, तो dp अपॉन dx की वैल्यू एक हमेशा 0 आएगी। समझ में आया? ये वाली जो चीज है, ये वाली, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे, दो फैक्टर्स हैं अलग अलग, सामने देख रहे हो ना सर, एक तो हमारे पास आ गया dp अपॉन dx बराबर 0, और दूसरा जो फैक्टर आया वो इसको 0 करने से, दैट इज x प्लस 1 माइनस 2p बराबर 0। यहां से आप बोल सकते हो बेटा x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर p की वैल्यू, और p ही हमारे पास dy बाई डी एक्स है। है ना, समझे कि नहीं समझे? हमेशा dp अपॉन dx 0 आएगा, इस बात को आप चाहो तो रटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करके देख ले यार, दिस इज ऑलवेज। मैंने कहा एक बार बता, जब dp अपॉन dx हमेशा 0 आ रहा है तो p क्या होगा, ऑब्वियसली सर कांस्टेंट। p क्या होगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट। p हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली p कांस्टेंट रहा होगा। और यहां से p की वैल्यू ये आ गई। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो ये वाला जो है x आप इसमें पटक दीजिए, तो अगर ध्यान से देखोगे तो y बराबर, ठीक है, आप क्या करोगे, p की जगह x पहले से था x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। एक सॉल्यूशन तो ये है,
ऑब्वियसली सर ये वाले जो सॉल्यूशन आते हैं ना जिसमें आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना दिखाई दे, ये सिंगुलर सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये वाले कैसे सॉल्यूशंस हैं? ये सिंगुलर सॉल्यूशंस है, समझ में आया? इनमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है हमें। सर ये वाला पी भी इसमें पुट होगा, मैंने कहा बिल्कुल सही, तो दूसरा सॉल्यूशन जो है वो भी आप इसमें ये पुट कीजिए। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आया है जो हमारे पास? ये वाला कैसा सॉल्यूशन आया? ये आया सिंगुलर। दूसरा सॉल्यूशन बोलना जरा। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, और हम पुट कर रहे हैं p की वैल्यू c। ध्यान सुनना, तो सर y बराबर सी एक्स प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई ये है सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। आप एक चीज चाहो तो मेमोराइज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान बात है। सामने देखता रहना कि क्लेराउट्स इक्वेशन जो है वो ऐसी होती है। इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक जनरल और एक सिंगुलर। सिंगुलर के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको करके दिखा के आया हूं, ठीक है, जो प्रोसेस आपको बताया वो वाला। बट जो जनरल सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। डायरेक्टली आप क्या करो, पुट p की जगह c। डायरेक्टली आप p की जगह c पुट कर दो, आगे बढ़ो। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना वो यही होता है, सीधा सीधा। तो y बराबर सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में? समझ में आया? ये हमारे पास क्लेराउट्स इक्वेशन, इसका एक सिंगुलर सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जहां जहां पे आपको p दिखाई दे रहा है वहां पर आप c पुट कर दो। रीजन क्या है? रीजन ये रहा, हमेशा एक ये वाला टर्म निकल के जीरो आएगा, p बराबर c होता ही है। सिंगुलर के लिए आपको जरूर ये करना पड़ेगा, मतलब जो आपको प्रोसेस सिखाई ना ये वाली, कि आप इसको पुट करो वापस इक्वेशन में, ये जो निकला है ये सिंगुलर सॉल्यूशन है। कितने लोगों को बात समझ में आई? क्रिस्टल क्लियर है क्या एकदम? समझ में आया? मुझे आज वाला चैट देखकर ये तो समझ में आ गया कि तुम लोगों को कोई नई चीज बतानी नहीं चाहिए। तो अभी मैंने एक अंदर से खुश होकर डिसीजन लिया है कि वो जो मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला एक लेक्चर देने वाला था ना, जिसमें डिफरेंशिएट करते हैं लिमिट और वो सब, उसकी जरूरत नहीं है यार। क्या करोगे इतना पढ़ के? और क्या, चलिए और क्या, ठीक है, हाँ आ जाओ। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए फटाफट वेक्टर्स का। आ जाओ भाई वेक्टर पढ़ने वाले लोगों। वेक्टर्स का जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए प्लीज। पढ़ना है? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगा बीच में कुछ लोग फिर मतलब ये भी बताना है नहीं, क्या करोगे? हो तो गया बस इतना, इतना भी बस फालतू ही है बेटा ये, और क्या है। आ जाओ। ठीक है, हाँ ठीक है, कई कई बार हो ही जाता है ना मूड ऑफ। पता नहीं मूड ऑफ नहीं, पर ऐसा लगने लगता है कि यार कहीं ये वो बोर्ड्स वाले तो नहीं है, उनको उतना ही पढ़ा के निकल जाए। और क्या, वो एक है ना वेक्टर, वेक्टर पढ़ाओ, जब से लगा हुआ था। ये कमेंट की स्पीड इतनी चलती रहनी चाहिए, ध्यान रखना, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, काम खत्म। एंड आई एम सीरियस, दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए, तो अब तक आपने जो देखा वो था डिफरेंशियल इक्वेशंस विद हायर डिग्री ओनली। ऑर्डर हायर नहीं हुआ था अभी, ऑर्डर सब में dy बाय dx, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑर्डर अभी भी 1 ही था। ऑर्डर क्या था? 1, ठीक है। ऑर्डर क्या था सर? 1 ही था, ठीक है, सब में। अब एक दो सवाल ऐसा देख लेते हैं, वैसे हायर ऑर्डर का
पॉसिबली आपसे नहीं पूछेंगे, बट ये बहुत ही आसान आसान से सवाल है यार, बहुत आसान आसान सवाल है। आपको यही तो पता करना है किसका डेरिवेटिव है। जब आप डिफरेंशिएशन में सेकंड ऑर्डर तक जा सकते हो, तो सेकंड ऑर्डर में पहुंच के मैं ये नहीं पूछ सकता ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। जैसे ये वाला सवाल है, द इक्वेशन, एक दो सवाल देख लेते हैं बस, इसके दो ही सवाल है फटाफट। वो बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, और ये ऑर्डर इसका 2 है, तो ऑब्वियसली सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट 2 आएंगे। अब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 है। मैंने कहा यार ध्यान से देखूं तो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ, ध्यान सुनना। वापस थोड़ी देर के लिए dy बाई डी एक्स को p बोलते को अपने आप कहानी समझ में आ जाएगी। देखना जरा ये क्या लिखा हुआ है। सर ये लिखा हुआ है x, अगर ये p है तो ऑब्वियसली सर d2y अपॉन dx स्क्वायर, सुनता जाना, d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखो dy बाई डी एक्स को आपने p बोला ऐसे ही ताकि तुझे दिखाई दे जो दिख नहीं रहा वो, तो सर डबल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फिर से, मतलब इसका यहां से आप यहां जाते हो तो p का एक बार और डिफरेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में, बस इतना सा करते ही काम खत्म, सवाल हो ही गया। तो मैंने पूछा ये क्या लिखा हुआ, जरा बोलना। सर ये लिखा हुआ है x, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह आप dp अपॉन dx लिख सकते हो, ठीक है सर। इसकी जगह सर आप p लिख सकते हो, सर ठीक है। एक काम करना, पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर दे। सर ये लिखा हुआ है x dp प्लस p dx प्लस x dx बराबर 0। कुछ दिख रहा है शायद, है ना? हाँ सर, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x इंटू p। इंटीग्रेशन सर ये आ जाएगा x इंटू p प्लस यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बराबर 0। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, आ जाइए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको दिखाई दिया है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। सर ये क्या आएगा जरा बोलना। मैंने कहा कुछ नहीं, देख यहां पे क्या लिखा हुआ है x p की जगह वापस से क्या लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स। 2 बार इंटीग्रेशन होगा ना, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। इन सभी टर्म्स को इस तरफ ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस c1। ठीक है सर, अब क्या करना है, कुछ नहीं, इस पूरी इक्वेशन को आप dx से तो पहले उधर मल्टीप्लाई कर दो और x से डिवाइड कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन x, यहां बचेगा dy, यहां बचेगा माइनस एक्स अपॉन 2 dx, और यहां बचेगा माइनस c1 अपॉन x dx। x को नीचे भेजा है, dx को इधर भेजा है, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। नाउ इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म। लो सर, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा y, ये हो जाएगा सर माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस c1 पहले से था 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है। क्या है इसमें, डबल ऑर्डर की है, मैं मानता हूं ऐसे क्वेश्चंस देखने को कम मिलते हैं, बट आपके पास कोई भी क्वेश्चन छुड़वाया नहीं गया है जी। अगर यहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो सर हम यहां उसको घेर लेंगे, घबराओ मत, तैयारी एकदम खतरनाक है। और 2 कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन आए हैं, ध्यान रखना, c1 एंड c2, जिसको आप पैरामीटर बोलते हो, बिकॉज ऑर्डर 2 था। ये वाला सवाल मैं चाहता हूं कि आप खुद सॉल्व करके लाएं प्लीज। और दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की निकालने के लिए उसने कंडीशन दे रखी है, दिस इज योर होमवर्क। एक अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है तो वो 1 पॉइंट देता है, अब की बार 2 है तो 2 देगा, ध्यान सुनना। चलिए अब आ जाइए वेक्टर्स पे, फाइनली फाइनली फाइनली। ठीक है, कितना टाइम बचा है, चलो ठीक है, हाँ जितना टाइम बचा है उतना ही उसके टॉपिक से, इतना ही है, ज्यादा आज अपने को पढ़ना भी नहीं है वेक्टर्स। फेवरेट बैच होने के बावजूद तुम लोग कभी कभी गुस्सा दिलवा देते हो। अच्छा आज टीम आई हुई थी क्या वो होता ना कई बार, टीम आई हुई थी। जी पॉइंट नंबर वन, वेरी इजी, बिलीव मी, वेरी इजी। पॉइंट नंबर 2, स्कोरिंग। स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्कोरिंग क्या है, मतलब कई बार ऐसा होता है चैप्टर आसान होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक चैप्टर आसान है, बट उससे सवाल आए नहीं आए वो नहीं पता है, हमें समझने की कोशिश करो। जैसे क्वाड्रेटिक आसान चैप्टर है, आसान में गिनती होती है, एक आधा कोई टॉपिक मुश्किल निकल आए तो अलग बात है, बट आसान है, बट उससे सवाल नहीं आते सर इतने, तो उसको हम स्कोरिंग नहीं बोल सकते, इजी जरूर है।
तो सर ये इजी है और इससे सवाल भी आते हैं। स्कोरिंग क्या है? स्कोरिंग इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्री सेगमेंट्स। तीनों सेगमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों सेगमेंट्स मतलब मेंस, एडवांस एंड आपके लिए बोर्ड्स भी। यस, ठीक है, मेरी गल से समझ जाओगे। और बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिलीव मी। ठीक है, हाँ, जहां पर मुश्किल लगने लगे बता देना, सेट कर देंगे। आ जाइए, बेसिक्स की बात करूंगा। सिंस आप वेक्टर के साथ डील कर चुके हैं, बट फिर भी उस बात को नजरअंदाज करते हुए आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बेसिक। वेक्टर बोलते किसको है, वो क्या लॉ फॉलो करता है। अगेन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बेसिक मैथमेटिक्स डिटेल में चल रही है, या मैथमेटिकल टूल्स जो हमें क्लास 11th में आते ही पढ़ा दिए जाते हैं, जब हम एकदम छोटे मोटे चन्नू मुन्नू होते हैं, वो डिटेल में चल रहे हैं अब। यस, दीज आर द टूल्स दैट आर यूज्ड इन फिजिक्स। समझ में आया? एंड दीज आर द टूल्स या फिर दीज आर द चैप्टर्स जिन पे डायरेक्टली जेई वाले सवाल पूछने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स में तो उनका एप्लीकेशन होता है, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ में आएंगे? नहीं समझ में आया? ये सब चीजें तो थी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन। समझ पा रहे हो? देखो कहां पढ़ाया जाता है, सबसे लास्ट में आके मैथ्स में। और अब पढ़ाया जाएगा इसके बाद में। अब सर अगर हमारे पास कोई केमिकल काइनेटिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो अब हम उसमें नेता बन सकते हैं। जब बनना था उस टाइम पे हमें नहीं पता थी, बट अब बन सकते हैं। जेई से पहले पढ़ा दिया ना तो कोई बात नहीं, है ना? हाँ जी, कैलकुलस खत्म हो चुकी है। ठीक है, हाँ, उसके सवाल जो है मैं कोशिश करूंगा रिवीजन में, जैसे कि आज भी एक दो सवाल में डिफरेंशियल इक्वेशन के देके जाऊंगा। ठीक है, तो वो चलती रहनी चाहिए। बट हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप जेई में स्कोर करना चाहते हैं, एडवांस में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो कैलकुलस जो कि पूरी की पूरी क्लास 12th में है, आपको पूरी क्लास 12th में पूरी पढ़ाई है। फंक्शंस थोड़ा सा पार्ट पहले होता है, बट वो भी मैंने पूरा पढ़ा दिया। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपकी कैलकुलस काबू में होनी चाहिए, और वेक्टर 3D काबू में। बस उसके बाद में फिर बाकी टॉपिक्स को हम एवरेज पे भी काम चला लेंगे। इनको तो सर एकदम बोलते हैं ना, पीक छुआ दो एकदम, कुछ कमी मत छोड़ना किसी भी टाइप की प्रैक्टिस की। ठीक है, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर। डेफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस एंड सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटीज, अगेन ये जो वर्ड्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस, दीज आर द वर्ड्स विच आर मोर यूज्ड इन फिजिक्स रेदर देन मैथमेटिक्स। फिजिक्स में ज्यादा यूज होती है। समझ में? फिजिकल क्वांटिटी है जैसे हमारे पास फोर्स है, टाइम है, ये सब जो लोग जो है जिनको हम कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है क्या? माय गॉड, ये तो सवाल बन गया बहुत भयंकर। है ना? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, टाइम होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर बोलते हैं, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। समझ में आएगा? नहीं समझ में? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होता है सर? अब बात करते हैं मैथमेटिकली। अभी जो मैंने बात आपको बताई वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब मैं, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब उसमें डायरेक्शन भी होगी और उसकी लेंथ भी होगी। आपने ऐसा बहुत सारी बार सुना होगा, है ना? जैसे हम इसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये एरो जिस तरफ जा रहा है उसको हम बोलते हैं इसकी डायरेक्शन है ना? एरो जिस तरफ जा रहा है हम उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन है। और सर ये जो इसकी एरो की लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड है। समझ में? तो ये इसका इनिशियल पॉइंट आप बोल सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। इनिशियल, स्टार्टिंग, टेल, बहुत सारी चीजें बोली जाती है। पूंछ वूछ, और इसको क्या बोलते हैं सर? दिस इज एंड, हेड, ठीक है, या फाइनल। ठीक है जी। और वापस दो चार चीजें इसके अंदर जो इंक्लूडेड हैं फटाफट देखना जरा। यहां से लेके यहां, अबे भाई देखा होगा, यहां से लेके यहां तक जो है ना ये इसका मैग्नीट्यूड है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें।
मेरे ख्याल से आप जानते होंगे ये सब, मैंने वापस बोला ना आज तो बेसिक्स ही पढ़ना था। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हाँ। और मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं सर? मान लो ये ए वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटीज को ऐसे डिनोट किया जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब ये वाली लंबाई, मैग्नीट्यूड मतलब उस पर आप मॉड लगा दीजिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब आप उस पर मॉड लगा दीजिए, ये उसकी लेंथ है। एंड डायरेक्शन इज यूनिक। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? इसको हम वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। दो चीजें इसके अंदर है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, फटाफट। अब आते हैं हम फटाफट, व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगर आपसे कोई पूछे, नल वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब आप अगर एक पॉइंट रखो तो वो पॉइंट नल वेक्टर है। अब सर डायरेक्शन कौन सी है उसकी? भाई डायरेक्शन कुछ मैग्नीट्यूड हो तब तो बनाऊं, एक पॉइंट की क्या डायरेक्शन बनाऊं? तो मैग्नीट्यूड इज नॉट डिफाइंड। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, बिल्कुल सही। और सर ये फिर यूज क्यों, इसको क्यों डिस्क्राइब किया गया? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखा हुआ दिखाई दे, तो आप इसको जीरो नहीं लिख सकते। रीजन बीइंग, इसको आप जीरो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि डायमेंशनली ये इक्वेशन सही नहीं लिखी हुई। लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड में आपने नंबर चिपका दिया, तो ये थोड़ी ना बराबर होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, देख ध्यान से। तो उसने फिर एक नया तरीका निकाला, तो दिस इज कॉल्ड एज नल वेक्टर, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। ए माइनस ए वेक्टर इज नल वेक्टर। हमेशा ध्यान रखना ये इस चैप्टर का जीरो है जब भी वेक्टर इक्वेशन लिखी जाएगी। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज ए रिलेटिव टर्म। समझ में आया? यूनिट वेक्टर हमेशा एक रिलेटिव टर्म होती है। मतलब जैसे होता है ना भाई, तो भाई एक रिलेटिव टर्म है। भाई किसी का होता है, अकेला कोई आदमी भाई नहीं होता, वो तो गुंडे वाला भाई हो गया। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही भाई क्या है कि हाँ भाई राम का भाई श्याम है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। गीता का भाई राम है, ऐसा समझ में आता है, चलो। बट अकेला ही बोले सर ये भाई है, बोले किसका, बोले पता नहीं सर। समझ में आया? तो वैसे ही यूनिट वेक्टर इज ए रिलेटिव टर्म। पहले आप हमें एक वेक्टर दोगे, उसका हम यूनिट वेक्टर बताएंगे। अकेला कोई यूनिट वेक्टर नहीं होता है। समझ में आएगी नहीं? समझ में? ये कौन है बे? सैलमोन भाई। ठीक है। रिलेटिव टर्म ऑलवेज अलोंग द सेम वेक्टर, बिल्कुल सही, ऑलवेज अलोंग द सेम वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय दिस। सर इसमें फायदा क्या होता है, इसकी खास बात क्या होती है? इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना बेटा, अरे इसको ए कैप से डिनोट करना था। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो एक यूनिट की लेंथ का होता है। इसको हम डिनोट करते हैं ए कैप से, ठीक है। अब जरा देखना सर आप कैसे बताना चाह रहे हो। मैंने कहा रिलेटिव टर्म है वो ऐसे, ये जो है हमारे पास ये वाला जो वेक्टर है दिस इज ए वेक्टर। अब इसका आप यूनिट वेक्टर बताओ, मतलब इसकी लंबाई तो हो सकती है 5 हो, 10 हो, 25 हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर बताओ, तो इसी की ही डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसी की ही डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये वाला वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज ए कैप, और ये वाली जो लेंथ हो जाएगी दिस इज 1 यूनिट। डायरेक्शन दोनों की सेम है, और निकालते कैसे है सर इसको? ए कैप निकालने के लिए आप उसी वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको उसी की ही डायरेक्शन में या उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है ना? ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, आसान आसान बातें हैं। वेरी गुड। इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं सर? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं द वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एंड आप एक चीज और भी लगा सकते हो, एंड रिप्रेजेंट्स सेम फिजिकल क्वांटिटी, एंड रिप्रेजेंट्स सेम फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करनी चाहिए, एंड रिप्रेजेंट्स सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये इसकी जनरल डेफिनेशन होगी। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, लो सर ये हमारे पास 5 न्यूटन का फोर्स वेक्टर है, और सर ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी वेक्टर है।
तो सर दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट इन दोनों को बराबर नहीं बोला जा सकता बिकॉज वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर ये तो फिर गड़बड़ हो गई। मैंने कहा हाँ, इसीलिए एक और चीज, बट हाँ हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात मैथमेटिक्स में नहीं करते, इसलिए आप ये वाली चीज हाइड कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है ना? फिजिक्स में अगर आपको पूरी डेफिनेशन बोलनी हो तो आप यही बोलोगे, दोनों का डायरेक्शन बराबर हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो, लेंथ लंबाई बराबर हो, दिशा बराबर हो, दिशा, हाँ ये वाली नहीं बे डायरेक्शन, ठीक है? तो ये वाले दोनों वेक्टर्स बराबर तभी कहलाते हैं जब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें तब। कोई परेशानी है क्या? तो आंसर इज सर नो, ठीक है? को टर्मिनस वेक्टर एंड को इनिशियल वेक्टर्स, सर ऐसे वेक्टर जो एक पॉइंट पे खत्म होते हों उनको हम को टर्मिनस वेक्टर्स बोलते हैं, जैसे ये वाले वेक्टर्स, ये को टर्मिनस है। को इनिशियल बना के दिखा देता हूं, देखते जाओ, ज्यादा भारी भारी बातें नहीं करेंगे, ध्यान रखना, आज इतनी ही चलेंगी बस। ये सारे को इनिशियल्स हैं, समझ में? ये एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं और वो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, आया ना? दिशा पटानी है बेटा, तुझे दिशा पता नहीं है, ठीक है? हाँ, पटानी वटानी कुछ नहीं है। चलिए जी, आ जाइए ठीक है, अगला बात सुनो, क्या है सर? कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, बहुत आसान है। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स देखते ही पता चल जाएगा आपको कहानी, ध्यान सुनना। दो वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। लाइन ऑफ एक्शन आप एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये वाला जो वेक्टर है ना, ध्यान सुनते जाना, जैसे ये वाला वेक्टर है, इसकी ये वाली जो लाइन है ना, जिसके अलोंग ये अप्लाइड है, आप फिजिक्स के हिसाब से और अच्छे समझ पाओगे, फिजिक्स के हिसाब से आप और अच्छे समझ पाओगे, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन, मेरी बात ध्यान सुनना, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन। ऑब्वियसली सर वेक्टर ऐसा तो होता नहीं है आतिशबाजी टाइप्स, एक पूरा एकदम स्ट्रेट एरो होता है, तो सर स्ट्रेट एरो होता है तो पक्का वो किसी ना किसी लाइन पे लाई करेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, लाइन पूरी इसकी डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर की डायरेक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? जिनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल डिसरिगार्ड्स टू देयर डायरेक्शंस। हाँ, कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। मैं बताता हूं, आप क्या करो, दो लाइन ऑफ एक्शन बना दो, जैसे मान लो ये बना दी, ठीक है? पैरेलल, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है जी, बस ये बना दी। अब मैं कुछ वेक्टर्स बना रहा हूं, ध्यान सुनते जाना, जैसे एक वेक्टर मैंने ये बनाया, फिर एक वेक्टर मैंने ये वाला बनाया, फिर एक वेक्टर मैंने ये वाला बनाया। तो इन तीनों वेक्टर्स की जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है। इन तीनों वेक्टर्स की जो ध्यान से देखोगे तो लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, ठीक है? तो इन तीनों वेक्टर्स को आप कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हो। जैसे ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं बी वेक्टर है, ये मान लेते हैं सी वेक्टर है, तो आप बोल सकते हो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल बोल दो या फिर कोलिनियर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है? अब इसी में ही आगे जाकर नए शब्द निकाले गए, पैरेलल, एंटी पैरेलल या फिर लाइक, अनलाइक, ठीक है? जिन दोनों की, देखो इनकी तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है या पैरेलल है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, समझ में? तो जिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, जिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है? ये कैसे वेक्टर्स है? अनलाइक, ठीक है? और सर वापस आप ये भी बोल सकते हो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर ऑल्सो अनलाइक वेक्टर्स है। है ना? सेम डायरेक्शन लाइक वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन अनलाइक वेक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें हैं यार,
अपोजिट डायरेक्शन वाले कौन कौन से हैं सर? ऑब्वियसली ए बी बोल दो या ए सी बोल दो। नहीं, सेम डायरेक्शन वाले कौन से हैं? तो आप बोल सकते हो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स। बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स को ही हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं, बिल्कुल सही, इनको आप पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। बट लाइक अनलाइक वाली बात पे अगर टर्मिनोलॉजी पे आप जा रहे हो तो फिर आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन अगर अपोजिट है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये अनलाइक वेक्टर। डायरेक्शन अगर सेम है तो दीज आर लाइक वेक्टर्स, ठीक है। बट आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? जिनकी लाइन ऑफ एक्शन ही अलग अलग हो। लाइन ऑफ एक्शन आपस में इंटरसेक्ट करती हो या लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल ना हो। लाइन ऑफ एक्शन जो है जो जिसकी पैरेलल ना हो, समझ में? या फिर डायरेक्टली वेक्टर ही बना के दिखा दूं? अब वेक्टर आ जा। हाँ सर, जैसे ये वाले वेक्टर्स है, ये है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ऑब्वियसली सर ये दोनों अलग अलग लाइन ऑफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी भी आप इनको पैरेलल कोलिनियर नहीं बोल सकते। दीज आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। इनकी डायरेक्शन ना ही सेम है ना ही अपोजिट है, डिफरेंट डायरेक्शन है इनकी। यस और नो? बिल्कुल सही, ठीक है, सुनते जाओ बस। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय एनी नॉन जीरो नंबर, अगर आप किसी वेक्टर को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो होता क्या है? मान लेते हैं सर ये वेक्टर है जिसकी लेंथ है ये 1 है, ध्यान सुनना, ये ए वेक्टर है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 3a वेक्टर क्या हो जाएगा सर? 3a वेक्टर हो जाएगा इसी डायरेक्शन में ऐसा, डायरेक्शन सेम रहेगी दोनों की, मैग्नीट्यूड 3 गुना हो गया। दिस इज 3a वेक्टर। समझ में आ रहा है कि आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कांस्टेंट उसकी डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकता, उसके मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा कर सकता है। तो अगर ये वाला वेक्टर है और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज a/2, ध्यान सुनते जाना, तो a/2 क्या हो जाएगा? बोले सर कुछ नहीं, इसकी अब छोटा कर दो, इसको ले कौन सा किस में से निकला कुछ समझ ही नहीं है। ठीक है, यहां आ जाओ, तो ये वाला जो है इसकी डायरेक्शन छोटी कर दो बस। ये वेक्टर क्या हो जाएगा? दिस इज a वेक्टर अपॉन 2। इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 था तो इसका है बेटा 2.5 मतलब 5/2, और इसका है 15, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये तो आपने जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ये सारे के सारे पॉजिटिव है। मैंने कहा अच्छा, अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा वो बताना जरा। सर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसकी डायरेक्शन ही उल्टी हो जाएगी ऐसे, है ना? ऐसे दिस इज माइनस टाइम्स ए वेक्टर, है ना? ठीक है, इसी में ही अगर मैं आपको बोलूं ये वाला, तो आप इसको बोल सकते हो सर मैग्नीट्यूड 2 गुना कर दिया। अब इन सारी पिक्चर्स को देखकर आराम से आप बताइए, अब इन सारी पिक्चर्स को देखकर बताइए कि जब मैं एक वेक्टर को किसी पॉजिटिव कांस्टेंट जो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी हो, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी हो, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव हो, नेगेटिव में माइनस मतलब -1 से छोटी हो, तो क्या हो रहा है बेसिकली? तो सर हम उसकी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन तो देखो सेम होगी, बस मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं कि जब मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल नंबर से, एक वेक्टर मतलब एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होता है, बताओगे जरा एक बार? हाँ सर, बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। ये जितने भी वेक्टर है, मान लो जैसे ये वाला बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया, ये ई वेक्टर, अच्छा ये तो ए है, ये ई वेक्टर, ये सारे के सारे वेक्टर, पहले तो एक चीज समझ में आती है, ऑल आर पैरेलल, ऑल आर पैरेलल, है ना? दूसरा, आप सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ये मत बोलते ना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, बट एक ही प्रकार की कर सकते हो, वो है रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है ना?
तो ये सारे के सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं और ये इस लॉ को फॉलो करते हैं, दैट इज, ठीक है, जो भी नया वेक्टर आपने बनाया है वो उस पुराने वेक्टर से डायरेक्टली स्केलर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पैरेलल हैं। अब ये वाले जो एक स्केलर इक्वेशन या फिर ये वाली एक इक्वेशन लिखी जाती है जिसमें लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर लिखा जाता है, रियल नंबर -0, और लैम्डा जो है वो स्केलर है। अब आपको ये एक चीज यहां पर समझनी पड़ेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। आप ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख रहे हो, आप ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ कि ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आप कब लिख सकते हो? ये क्या मतलब है ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का? इसका मतलब है कि मुझे वेक्टर ए मिलेगा जब मैं वेक्टर बी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब है, मुझे वेक्टर ए मिलेगा जब मैं वेक्टर बी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर सर ये कहानी होती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस इक्वेशन को देखते ही, ध्यान सुनिएगा प्लीज, कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर? और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बाय डायरेक्शनल एरो लगाए हैं। बाय डायरेक्शनल एरो लगाए हैं मतलब कि अगर ये वाली बात आपको दिखाई दे रही है तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो ये है। यस और नो? बिल्कुल सही। क्योंकि बी को अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन सिर्फ एक तरीके से चेंज की जा सकती है और वो डायरेक्शन चेंज करने का तरीका है सिर्फ अपोजिट। मैग्नीट्यूड आप कम ज्यादा कर सकते हो, और जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं वो इस बात को सेटिस्फाई करते हैं। ये हमें यहां से पता चला, ठीक है जी। फर्स्ट लास्ट, फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज वेक्टर्स। लोकलाइज वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे वेक्टर्स जिनकी पोजीशन बदलने से जिनका इफेक्ट बदला जा सकता है, जिनकी पोजीशन बदलने से जिनका इफेक्ट बदला जाता है, समझ में आया? बस हाँ, ये लास्ट है, जिनकी पोजीशन बदलने से जिनका इफेक्ट बदल जाता है। जैसे आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, मुझसे ज्यादा फिजिक्स आप जानते हैं। एक फोर्स है वही 5 न्यूटन का, ठीक है, इसका मास है कुछ, मैं वो फोर्स यहां लगा रहा हूं, ठीक है, यहां इसके सेंटर ऑफ मास वाली लाइन से नीचे की तरफ। वो 5 न्यूटन वाला जो फोर्स जब मैं लगा रहा हूं तो एक तो ये वाला है, अब मैंने इसकी क्या कर दी, पोजीशन बदल दी और फ्रिक्शन का अमाउंट बढ़ा दिया। पहले जो फ्रिक्शन था ना वो भी, अब की बार मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं 5 न्यूटन का वही, तो इन दोनों में इफेक्ट बदल गया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो रखी हुई चीज को अगर आप नीचे से धक्का देते हो तो वो ड्रैग होगी आगे की तरफ, अगर वही म्यू का कोफिशिएंट और वो सब बातें एकदम सेटिस्फाई करती हो तो, है ना। जबकि सर आपने अगर इसको, आपने सिर्फ इसकी पोजीशन बदली है, आपने इसकी जगह बदल दी जहां पर ये अप्लाई हो रहा था, तो अब ये क्या कर सकता है, अब ये ड्रैग तो करवा सकता है, हो सकता है ये टॉपल भी करवा दे। अब इसका इफेक्ट बदल गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अब ये क्या करवा देगा, टॉपलिंग करवा देगा, टॉपल करवा देगा। कुछ बच्चों को हैरानी हो रही है इतने सारे फिजिक्स के शब्द मेरे मुंह से सुनकर। भाई साहब, एक जमाना था जब मुझे भी फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, और मैंने उस दिन राजवंत सर के साथ भी बोला था, जब मैं मतलब मुझे पता था कि मेरा अगले दिन डेमो होने वाला है या 2-3 दिन बाद में, तो 2 दिन तक या 1 दिन तक मैं फिजिक्स की ही किताबें सर्च कर रहा था कि कोई मुझे फिजिक्स की किताब दे दे, मैं एक टॉपिक पढ़ जाऊं और वो मैं जाके वहां पढ़ा दूं ताकि वो मुझे रिक्रूट कर लें, ठीक है। मैथ्स भी पैरेलल में अच्छी लगती है, बट फिजिक्स में क्या है, फिर आप ताम झाम बहुत सारे करके दिखा सकते हो, बट कोई बात नहीं ना, आई एम टोटली सेटिस्फाइड, वो सारे ताम झाम अपने मैथ्स में ही करके दिखा देते हैं, काम करता। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप सर किसको बोलोगे लोकलाइज्ड वेक्टर? लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे जिनको बदलने से, जिनका इफेक्ट बदले। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जिनको बदलने से बाय चेंजिंग पोजीशन, बाय चेंजिंग लाइन ऑफ एक्शन। क्या आप मेरे ख्याल से समझ गए? लोकलाइज मतलब जिनको बदलने से, अबे ये रही घड़ी, भाई साहब तुम लोग क्या, जिनको बदलने से जिनका इफेक्ट बदल जाए। सर फ्री वेक्टर्स कौन से होते हैं? कैन बी मूव्ड एनीवेयर, कैन बी मूव्ड एनीवेयर,
anywhere without changing direction and magnitude, without changing directions and magnitude, without changing its direction and magnitude. ठीक है, जैसे ये वाले वेक्टर्स हैं, हम जो मैथ्स में यूज करेंगे ना, वो सारे वेक्टर्स जो आप बोल सकते हो वो फ्री वेक्टर्स होंगे। हम इनको ऐसे उठा के घुमा सकते हैं। देखो, ना ही मैं इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हूं, ना ही मैं इसकी डायरेक्शन बदल रहा हूं। ये फ्री वेक्टर है, इसको आप यहां रखो, चाहे आप इसको यहां ले आओ, चाहे आप इसको यहां ले आओ, चाहे आप इसको यहां ले आओ। ठीक है, तो ये वाला ऐसा, समझे कि नहीं समझे? और आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो, इन शॉर्ट मैथमेटिक्स में, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पोजीशन वेक्टर जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है। पोजीशन वेक्टर्स जो होते हैं ना, वो आप लोकलाइज्ड बोलोगे, क्योंकि उनको आप ऐसे कहीं पर भी लेके नहीं जा सकते। ठीक है, हाँ, पोजीशन वेक्टर जो होगा वो लोकलाइज्ड होगा, बाकी रेस्ट ऑल ये फ्री वेक्टर्स की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, है ना? ठीक है। लोकलाइज वेक्टर मैंने आपको समझा दिया, जिनकी बदलने से, जिनकी मतलब पोजीशन बदलने से जिनका इफेक्ट बदल जाए, उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। अगली टर्म पे जब आप आएंगे तब हम वेक्टर्स की बातें करेंगे, दिल खोल के ध्यान सुनिएगा प्लीज। है ना जी? ठीक है, एक सवाल है 1995 में 5 नंबर का पूछा गया है, तगड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है। और आज जो आपने पढ़ी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनसे इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, देख लेना प्लीज। और एक आईआईटी जेई मेंस 2007, जेई मेंस 2007 नहीं है, ये जेई 2007 का सवाल है भाई, दिस इज नॉट मेंस, ओनली जेई। 2007 में 3 नंबर का सवाल आया था ये, देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ जब तक वेक्टर्स को थोड़ी सी स्पीड लगेगी पकड़ने में, दैट इज अगली क्लास में हमारे पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि हम वेक्टर्स का भी होमवर्क दे पाएंगे, तब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। एंड नाउ वी आर एंटरिंग वेक्टर 3D। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप कैलकुलस का बोझ लेकर वेक्टर 3D में घुसें और आपका ध्यान जो है वो कैलकुलस की ओर रहे, बिकॉज ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बहुत आसान सी बात है, बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, क्वेश्चंस हम खूब करेंगे, आप जानते ही हैं नेचर तो। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि ये जो टाइप, मैंने पहले भी आपको बात बोली, आज मैं फिर बोल रहा हूं वही, और बार बार यही बोलूंगा, जो 12वीं के आपके एंड वाले चैप्टर्स हो रहे हैं उनको इतने अच्छे से, इतनी शिद्दत से तैयार कर लो कि अगर एक मौके, बोलने वाली बात है, एक मौके अगर आपको बिना रिवीजन के, मतलब तुम ऐसे हो कि भैया बस 11वीं पढ़ी है, 12वीं तो बहुत पहले पढ़ी थी जब हमें पढ़ाई जा रही थी 1 महीने पहले, तब भी तुम्हें उसमें कोई डर ना लगे, समझ में आएगी नहीं समझ में? ठीक है, हाँ, तो इन पे एक बार पूरा जी जान लगा के फोकस कीजिए प्लीज। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरी भी क्लास का वक्त हो गया है, आपकी भी क्लास है, और ठीक है, ठीक है, चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ, स्टोरी, घोस्ट स्टोरी सब सुनाया जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग की टेंशन मत लीजिएगा, दैट इज ओनली फॉर बोर्ड्स, एंड उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।